हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। चलिए, ब्रेक के पहले हम लिख रहे थे क्यों जीना है, तो कुछ लोग शेयर कर दें। क्या लिखा? हाँ जी, माइक। हेलो। हाँ। थोड़ा सा अपना परिचय। हेलो। हाँ। तो जैसे आपने सवाल। कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से। क्या करते हो? मैं फिलहाल से कुछ नहीं करता, घूमता वेरी हूँ। गुड। तो मतलब मेरे जैसे। तो मैं भी एक खोजी हूँ, घूमते ढूंढते रहता हूँ चीज़ें। गुड। तो जैसे आपने सवाल पूछा था, तो मुझे जो सवाल पहला क्लिक किया कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ, जीना तो बाद में आया। तो एक वक्त पे तो मन में जब मैं ऐसे झाँक रहा था तो थोड़ी मजाक करने की आदत है, तो खुद से ही मजाक कर लिया, मर जा, सवाल ख़त्म। तो फिर अब यही है कि मैं ज़िंदा हूँ, इसको जान लेना, मान लेना, एक्सेप्ट करना। वहाँ पे वो सवाल क्यों ज़िंदा है, क्योंकि तुम ज़िंदा हो, तुम एग्जिस्टेंस के पार्ट हो। और अभी तुम ज़िंदा हो इसके जीना चाहता हूँ, मतलब मैं ज़िंदा हूँ इसके जीना चाहता हूँ। तो मुझे वो डीप में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो ज़िंदगी कहाँ से आई और लाइफ कैसे एग्जिस्ट की और ह्यूमन कैसे फिर एग्जिस्ट कर रहा है। मुझे सिर्फ इतना मानना है कि मैं हूँ और एग्जिस्ट करता हूँ। अब मुझे, मैं हूँ तो अब मुझे उसमें जीना है, तो मैं हूँ तो उसमें क्या करना है मुझे, वो क्या मेरी। करना है ये कैसे तय होगा? वही कि या तो अड़ोसी पड़ोसी को देख के तय करोगे? हाँ। वो सारे फ्लॉप शो हैं। आई थिंक उसमें ये भी है ना कि जैसे आपने कहा था कि भाव और विचार मिल, अगर मेरे विचार और भाव भी कहाँ से आ रहे, मैं वो भी सोच रहा था कि वो मन से ही आ रहे हैं या आजू बाजू से ही समझ बन रही है और उसी में अच्छा बुरे की अपने। तो या वो सही चीज़ के सवाल के जवाब नहीं है मेरे पास। देखो, इस जगह में आना भी अच्छा है कि इसके जवाब मेरे पास नहीं। अभी अपन गोल मोल कोई जवाब भी सेट कर लेते, जबकि वो काम करता नहीं। तो कम से कम कंक्लूजन पे आ जाना, यार इसका जवाब नहीं। ये बहुत अच्छी बात। बढ़िया। हाँ जी, और बोलिए। क्यों जी रहे? हाँ जी। सर एक मतलब मेरे दिमाग में आया कि खुद को पहचानना पूरी तरह से इसके लिए। बढ़िया। आज तक क्या किया उसके लिए? बहुत जगह हाथ मारा सर, जैसे यहाँ पे बहुत आया जगह हो हाथ। वैसे वही ही। वही। गुड। हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। माइक पीछे। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं जिंदा क्यों हूँ, ये तो हेलो। मैं जिंदा क्यों हूँ इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। बट सॉरी, वो ब्लैंक हो गया थोड़ा सा। मैं खुश रहने के लिए मैं खुश रहने के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास के सारे बंदे खुश रहें। हाँ वो मेरा प्रयास रहेगा। हाँ। देखिए, ये जो बात अभी आपने कही, ये बेसिकली, बैठे बैठे, ये आपकी बात नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल बात है। संसार के सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, उनके आसपास का वातावरण खुश रहे, ये कौन नहीं चाहेगा। तो हम मानव के रूप में हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जिस्टेंशियल हैं। एग्जिस्टेंशियल का मतलब है उसमें आपकी कोई भूमिका है ही नहीं, वो बाई नेचर है। बाई नेचर मैं खुश रहना चाहता हूँ, मेरे आसपास भी सब चीज़ें ठीक रहे, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। ऐसा मैं ही चाहता हूँ कि सभी चाहते हैं? सभी चाहते हैं। तो इसमें आपकी कोई भूमिका है नहीं। हेलो। हाँ जी। सर मैंने ऐसा लिखा है कि मैं एक गृहिणी हूँ, तो मेरी जो संसार के मेरे घर के प्रति जिम्मेदारी है उसके लिए मैं जी रही हूँ। और गृहिणी ना होती तो क्या करती? तो गृहिणी इसलिए तो संसार की घर की जिम्मेदारी है ना। ये एक और समस्या है ना। एक दिन ये सारे काम निबट जाते हैं, बच्चे सेटल हो गए, है ना। मान लो पति भी चला गया, एक दिन पहले जाएगा ही कोई ना कोई।
अब क्या करोगे? अब भी जिंदा रहोगे, अब भी कोई सुसाइड नहीं कर लोगे। तो इसका मतलब है कि हम मानव हैं, तो मानव होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां हम सबके साथ हैं। वो जिम्मेदारियों का निर्वाह भी क्यों करना है? गले पड़ गई इसलिए करना है कि उसका भी कोई पर्पस है? तो अभी ऐसा एक गोल गोल घूम जाता है जी। और किसी ने? हाँ जी, बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। हेलो। मुझे लग रहा है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे हाथ में नहीं है। अभी कुछ दुर्घटना हो गई तो हम कल ही मर जाएंगे, या हाँ। कुछ भी हो गया तो अभी थोड़ी देर बाद भी कुछ भी हो सकता है। फिर हमारे जीने का लक्ष्य हम कैसे करें? इतना क्या सोचना जब मरने और वाले? हम जब बचपन से ऐसे लक्ष्य करते हैं ना एक एक, तो वो पूरा पूरा हो जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। तो ऐसे फिक्स ऐसा कैसे लक्ष्य कर सकते हैं? हमारी जो हमारे कल अगर हमारे सामने अगर कोई दूसरी बात आ गई तो हम उसको पूरा करने में लग जाएंगे, फिर बाद में अगर दूसरी बात आ गई तो उसको पूरा करने में। ऐसा पक्का ऐसा कुछ ऐसा आपकी लक्ष्य नहीं है कि आपकी जिंदगी मुंबई की ट्रेन टाइप है। खड़े हो जाओ, अपने आप चढ़ा देगी, उतार देगी, खड़े भर हो जाओ। तो इसका मतलब ये नहीं ना, जिंदगी मैं जीना चाहता हूँ कि मैं भीड़ में लुढ़कना चाहता हूँ। नहीं जीना तो चाहते हैं, मेरे पास विचार की क्षमता है तो मैं तय कर पाऊँ कि कुछ भी सामने से तय हो गया उसमें उसमें चलता रहूँ। तो वो ऐसे पक्का ऐसा लक्ष्य नहीं कर रहे, मुझे हो नहीं रहा है ऐसा। हो नहीं रहा है, वो अलग बात है। हाँ जी, बढ़िया। और बोलिए, और बोलिए। देखिए, किसी से हम मिलने जाते हैं कोई काम से, तो उसके पहले क्या क्या निश्चित करते हैं? किसी से 1 घंटे के लिए कोई काम से मिलने जाते हैं, क्या क्या निश्चित करते हैं? सामने वाले से मिलने से वो काम होगा कि नहीं होगा, उसके लायक भी है कि नहीं है, फिर वो मिलने के लिए तैयार भी है कि नहीं है, नहीं तैयार है तो कैसे तैयार होगा, फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है ना। और फ़ोन से बात करके मीटिंग अपॉइंटमेंट फिक्स करके तो मैं घर से निकलता हूँ। तो 1 घंटे की मुलाकात है तो इतनी तैयारी करता हूँ, और उसके बारे में सब कुछ निश्चित करता हूँ कि कुछ भी अनिश्चित ना रहे। हर चीज़ डिटेल निश्चित करता हूँ, किस गाड़ी में जाऊँगा, किसके साथ जाऊँगा, कितने बजे मिलेंगे, है ना, सब तय करता हूँ। 80 साल की यात्रा पे निकला हूँ, क्या तय किया है ना? टाइम मैनेजमेंट करता हूँ मैं। टाइम मैनेजमेंट। 80 साल की यात्रा पे निकले हो, कहाँ पहुँचना है, अब करते रहो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से इतना ही होगा कि पैसा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा पद बढ़ जाएगा। पद और पैसे की हैसियत नहीं है कि वो जिंदगी दे पाए, तो फाइनली अपने खाली। मैं मकान के लिए कि मकान मेरे लिए, तो मेरी ज़िंदगी लग गई ईंटा पत्थरा इकट्ठा करने में। लास्ट में मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मकान हमारी ज़रूरत नहीं, पर ये जीने का पर्पस तो नहीं है। तो फाइनली अपने हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं 80 साल के लिए निकला हूँ, कहाँ जाना है? बोलिए। हाँ जी, और किसी ने कुछ लिखा होगा? पढ़ दीजिए, कम से कम जो लिखा है वो तो पढ़ दीजिए। भैया मैंने लिखा था जिंदगी को समझना है मुझे। ठीक है, आप लोग और पुराने हो, नए लोग बोलिए। अभी जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं वो लोग बोले। हेलो सर। तो मतलब क्यों जीना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इस धरती पे जन्म हुआ है तो मतलब हर एक, जैसे हम देखते हैं कि फूड चेन होती है, हर एक पशु होता है, प्राणी होता है, उसका कोई तो पर्पस होता है। तो हम एज अ मानव वो पशु से बढ़कर है, ये तो हमें पता है। तो हमारा भी कोई लक्ष्य होगा, कोई उद्देश्य होगा जिसके लिए हम चाह करते, पर हमें अब तक वो मिला नहीं है। पर वो कोई तो पर्पस होगा वो ढूंढने के लिए, और उसको जीने के लिए जीना है।
बढ़िया। और इतना तो ज़्यादा गहरे में नहीं सोचा मैंने। जो लिखा है मैं क्यों जी रहा हूँ, तो मेरे फैमिली के लिए, मेरे जो काम कर रहा हूँ उसके लिए। और क्यों जिंदा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की। हाँ, तो मैं जिंदा रहने के लिए जिंदा हूँ और जिंदा रखने के लिए जिंदा हूँ। इससे आगे गाड़ी नहीं जा रही है। और बच्चे हुए हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के साथ हमने बहुत काम किया। अभी तक तो सर सभी का यही सोचना रहता है ना कि ऐसी लाइफ चलती रहेगी, तो वही बच्चों को बड़ा करना है, शादी इंजीनियरिंग करनी कॉलेज के है। बच्चों के साथ हम लोग शिविर करते थे, तो अब ये क्वेश्चन उनसे पूछते थे तो वो एक नया टाइप का आंसर देते थे जो नॉर्मली समाज के शिविरों में कम मिलता है। तो बोलते थे माँ बाप की गलती को झेल रहे। है ना। और अब ये दिन आने वाले हैं कि बच्चे आपसे पूछने वाले हैं कि तुमने क्या सोच के हमको पैदा किया। हाँ, वो अब इसमें ज़्यादा देर नहीं। हाँ। हाँ जी बोलिए, पीछे किसी ने खड़ा हो रहे थे। सर मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, जैसे कि काफ़ी एजुकेशन ले लिया, जॉब कर लिया, हर चीज़ हमारे पास है, पर अभी मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि नहीं, अभी मुझे खुश रहना है। हाँ। और खुश रहने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तो मैंने एक डिसीजन लिया अभी कि मैंने काफ़ी विपश्यना साधना के बारे में सुना है, तो मैं वहाँ जाकर जानना चाहूँगी कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ। ये मुझे सीखना है अभी। थैंक यू। बीच में यहाँ आ गए। क्या गजब है ना जिंदगी। है। हाँ, देखिए एक आपको बहुत बढ़िया एक जनरल फिनोमेना बताता हूँ। लगभग 45 की एज में आते आते लोग फिर अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को फिर ढूंढना शुरू करते हैं। फिर कॉलेज के लोग मिलके आपस में, है ना, कुछ पार्टी वार्टी करेंगे, ऐसा ख्याल में आने लगता है। ये कॉमन है। क्यों? क्यों? क्योंकि जितना फुग्गा फूला था वो फूट गया। मैं इंजीनियर बनूंगा, यूएसए जाऊंगा, और मैं ये करूंगा, और मैं 2 बार सिंगापुर घूम के आऊंगा, और स्विट्जरलैंड जाऊंगा, है ना। ये सारा फुग्गे की अब ये फूट गया, देख लिया क्या था इसमें। अब फिर वही याद आता है, यार वो कॉलेज के दिन, यार वो दोस्त कहाँ गए, अब देखता हूँ वो दोस्त कहाँ है। तो ये इतना सारा कोर्स पूरा हो चुका रहता है 45 प्लस माइनस तक। और ये भी एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे लोग 40 प्लस माइनस में अपनी ज़िंदगी का ट्रैक बदलते हैं, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज में सोचा रहता है वो आगे 40-45 तक वो मैच्योर होके ख़त्म हो जाता है। उसका जो सार है वो निकल जाता है कि इससे क्या निकलना था। फिर वहाँ से फिर वो कोई एक नई यात्रा शुरू करते हैं। ऐसा भी ऑब्जर्वेशन। जी आप बोल। सर ईमानदारी से अगर बोला जाए तो एक आदमी के अंदर ईगो है, उसी को सेटिस्फाई करने के लिए ऑलमोस्ट हाँ। मैक्सिमम आदमी जी रहा है। हाँ, वो जो ईगो लेकिन वो है, सेटिस्फाई होता नहीं। हाँ, वो जो ईगो है, तो ईगो बेसिकली पॉजिटिव चीज़ है। ईगो का मतलब ये है कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ और दूसरों को भी बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ। मैं अपना एग्जिस्टेंस को कायम करना चाहता हूँ, रिकॉग्निशन एक चाहता हूँ। जैसे कभी भी रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी कर डालिए, उस रोबोटिक्स को कभी ये पता नहीं चलेगा कि मैं हूँ, ये पता नहीं चलेगा कभी, है ना। अभी हम मानव को बहुत रोबोटिक्स के साथ में कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम मानव ही नहीं है, इसलिए कंपेयर। तो जितना काम लॉजिक से हो सकता है उतना रोबोट कर सकता है, लेकिन ये जो मानव को अपने होने का एहसास होता है, ये जो एहसास है, इसको हम पैदा नहीं कर सकते। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये भी रोबोट नहीं कर सकता है। क्यों जीना है उसका भी कोई पर्पज़ नहीं होता है, उसमें जो पर्पज़ फिट किया जाएगा वो मानव करेगा। तो क्योंकि हमको मानव की हैसियत पता नहीं है, इसलिए रोबोट से कंपेयर कर करके दुखी होने की स्थिति बनती है। या कल बहुत सारे काम जो आज हम कर रहे हैं उसको रोबोट ले लेगा, तो हमको लगता है कि हमारी बेरोजगारी आने वाली है। अच्छा है, उसके बाद आदमी अपना काम तो ढूंढेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखने से इस बात पे तो ध्यान जाता है कि क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, और ये कोई पॉइंट के बाद जो कुछ भी हमने सोचा रहता है वो सब फूटने ख़त्म होने के बाद फिर हमको लगता है कि नहीं यार मैं खुश रहना चाहता हूँ। क्योंकि सब भाई सिंपल सी बात है ना यार, तुम इतने स्मार्ट हो तो खुश क्यों नहीं? भाई तुम अपने आप को स्मार्ट मानते हो ना, है ना, तो तुम खुश क्यों नहीं हो? इतनी तमाम उपलब्धियाँ हो गई तो तुम खुश क्यों नहीं हो?
तो फाइनली इसी जगह में हम पहुंच जाते हैं। तो खुश तो मैं रहना चाहता हूँ जी। और बोलिए, और कोई इससे हटके किसी ने कुछ लिखा हो, सोचा हो? जितनी चीजें आ गई हैं उससे हटके आपने कुछ सोचा हो, लिखा हो? जी, तो मैं चलूं? तो चलिए, तो देखिए अच्छी बात यह है, जैसे मैं कोई मशीन का पार्ट निकाल के आपके हाथ पे रखूं या कोई मशीन का पार्ट आपको दिखाऊं और आपसे पूछूं कि बताओ ये क्या चीज है, तो कौन बता पाएगा? है ना, जिसको वो पूरी मशीन का पता है। तो मैं बोलूँगा कि देखो ये कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, या ये किसी गाड़ी का गियर बक्सा है, या सिलाई की मशीन का कोई पार्ट है। तो ये कौन पहचान पाएगा? जिसको पूरी मशीन का पता हो। और जब हम ये पूछ रहे हैं कि कोई चीज़ के बारे में कि ये क्या है, तो हम क्या पूछ रहे हैं? है? बिल्कुल नहीं पूछ रहे, पर्पस पूछ रहे हैं। पर्पस का मतलब क्या है? कोई भी चीज है, नेचर में एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसके होने का कोई पर्पस नहीं है। हर चीज है तो उसके होने का कोई पर्पस है। और कोई भी चीज का पर्पस है कि वो एक बड़ी बड़ी व्यवस्था में उसका कोई रोल है ना। कोई भी पार्ट है तो क्या करेगा? गियर बक्सा क्या करेगा? गाड़ी में उसका कोई रोल होगा, चक्का का कोई रोल होगा। हर चीज का कुल मिला के, गाड़ी में कोई बैठ के चलेगा, उसके लिए उसकी कोई भूमिका है। तो इससे ये समझ में आया कि कोई भी चीज का, हम जब कोई भी चीज के बारे में पूछते हैं कि ये क्या है, तो हम क्या पूछ रहे होते हैं? हम उसको कैसे पहचान रहे होते हैं? जैसे ये क्या है, ये क्या है मतलब इसकी उपयोगिता क्या है। जब हम कोई भी चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो हम पूछ रहे हैं कि भाई ये करता क्या है, इससे होता क्या है। तो मैं उसकी उपयोगिता को पूछना चाहता हूं, मैं उसकी, है ना। अब मैं आपके सामने मानव को रख दिया, बोलो भाई ये क्या है? मानव क्या है? कोई भी मशीन का पार्ट का मतलब है कि पूरी मशीन में उसका कोई रोल है, ये उस पार्ट के होने का मतलब है। तो अब ये समझ में आया कि होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। ये बात ठीक है? पूरी मशीन समझ में आई तो एक, फिर उसको एक पार्ट समझ में आएगा कि सारे पार्ट समझ में आएंगे? कोई भी पार्ट रखो तो बोल देगा ये वाला पार्ट है। तो इसका मतलब है कि होल समझ में आता है, पूर्ण समझ में आता है, तो टुकड़ा भी समझ में आता है। और पूर्ण को समझे बिना टुकड़ा समझ में आएगा? टुकड़ा समझ में नहीं आता है। बात हो गई? हाँ, ये भी झंझट है। पूर्ण समझने के लिए टुकड़ा से शुरू करेंगे कि पूर्ण से शुरू करेंगे? पूर्ण समझेंगे तो टुकड़ा समझ में आएगा। नहीं, हाँ भाई, किडनी क्या है तो आपको मानव समझ में आता है, तब ना बोलोगे कि किडनी की ये भूमिका है। पहले मानव कहेंगे सही, लेकिन पहले मानव कहेंगे सही नहीं, बस इतना ही सही है। मानव समझ में आएगा तो किडनी समझ में आएगी, मानव समझ में आएगा तो लीवर समझ में आएगा। मानव नहीं, अभी शरीर समझ में, मानव समझ में। डॉक्टर लोग को ये कंफ्यूजन रहता है कि उनको मानव समझ में आता है। डॉक्टर को मानव समझ में आता है कि शरीर समझ में आता है? शरीर समझ में आता है। तो शरीर समझ में आता है, तो यदि मानव शरीर समझ में आता है, उसकी फंक्शनिंग समझ में आती है, तो मेरे को लीवर की फंक्शनिंग समझ में आती है, तो किडनी की आती है, तो सब चीज की आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। मतलब होल के साथ में पार्ट का रिलेशनशिप हाँ, बस वही है, उतना ही है। ठीक। आप बाय द वे डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो? रिटायर्ड इंजीनियर, अच्छा, ठीक हो गया। तो चलो अब मानव के बारे में पूछते हैं कि ये मानव क्या है। मैंने हैंगर पे लटका दिया, देखो भाई ये मानव है ना, इसको पेन नहीं है, मानव। अब बोलो ये मानव क्या है? मानव क्या है? मानव को कैसे पहचानेंगे? अरे इतनी कहानी सुनाई फिर वही है।
अपने से बाहर निकल ही नहीं रहे हो भाई। इतनी कहानी सुनाई कि होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। यदि माने मानव रूपी पार्ट सामने लटका दिया तो होल क्या है? तो देखो किसी ने बहुत बढ़िया अप्रोच किया। कोई कोई क्वेश्चन को ना बहुत बढ़िया अप्रोच करता है। ये जो डिस्कशन का मेथड है, ये जो आपस में चीज़ों को संवाद करना है, ये बहुत पावरफुल मैकेनिज्म है। क्योंकि आदमी स्वभावतः ही संवाद करता है। कोई चीज़ पूछता है, कुछ बताता है, फिर क्वेश्चन करता है। तो एक दिल्ली के शिविर में एक व्यक्ति ने इसी क्वेश्चन पे बात चल रही थी, तो अचानक वो खड़ा होकर बोलता है, सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन है। वो क्या? बोले पहले बताओ कि जहाज जा कहाँ रहा है? बोले मैं तो जहाज पे हूँ, दारू पीऊँ, पूजा करूँ, लड़ाई करूँ, घूम के आ जाऊँ, सो जाऊँ, उठ जाऊँ, मैं तो जहाज पे हूँ। जहाँ जहाज जा रहा है मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं कहाँ कहीं जा रहा हूँ? जहाज मतलब जहाज मतलब जहाज मतलब जहाज मतलब एग्जिस्टेंस। जहाज मतलब ये पूरी कायनात। मैं इस पूरी कायनात का हिस्सा हूँ भी। मैं इस कम से कम इस प्लेनेट का एक पार्ट हूँ। और इस प्लेनेट पे कभी मानव नहीं रहा होगा, कभी पशु पक्षी भी नहीं रहे होंगे, कभी पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, कभी ये सिंपल है ना धरती ठीक से विकसित हुई होगी, कभी इस पे मानव प्रकट हो गया। और ये धरती अकेले नहीं है, सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम अकेले नहीं है, गैलेक्सी का पार्ट है। गैलेक्सी अकेले नहीं है, आगे कहीं और जुड़ा हुआ है मामला। तो मैं इस सारे का पार्ट हूँ कि नहीं हूँ? तो इसका मतलब है कि मैं तो एक जहाज पे हूँ और मेरे ऊपर भी वो नियम लागू होता है जो जहाज का बाकी सारी इकाइयों पे लागू होता है। तो इस पूरे प्लेनेट पे मानव के अलावा सभी इकाइयाँ, सभी नेचुरल एंटिटीज किसी नेचुरल बिहेवियर के साथ हैं। उनके ऊपर कोई प्रकृति का नियम काम करता है। यदि मानव रूपी एंटिटीज प्लेनेट पे है तो इस पे भी कोई प्रकृति का नियम काम करेगा कि नहीं करेगा? तो उसका कहना ये था कि मैं इसमें क्या करूँगा, मेरे को ये बताओ जहाज जा कहाँ रहा है, जहाज का नियम क्या है, क्यों मैं प्रकट हो गया हूँ, मेरे को करना क्या है। पूरा जहाज समझ में आएगा तो मेरे को अपना होना भी समझ में आएगा। कितना बढ़िया। अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे? तो मैं मानव हूं बोलने से मानव समझ में आ जाएगा कि बड़ी मशीन का पार्ट हूं तब मानव समझ में आएगा? बात लग नहीं रही आपको ठीक? भाई किडनी को निकाल के बाहर रख दो, उसका कोई मतलब है क्या? किडनी शरीर में है तो ही उसका कोई मतलब है। वो बड़ी मशीन का पार्ट है तो ही उसका कोई अस्तित्व है ना? किडनी के पास ही लिबर्टी नहीं है कि शरीर छोड़ के बाहर निकल आए, लेकिन मानव के पास ही लिबर्टी है कि वो कुछ भी सोच सकता है ना? लेकिन चल क्या पाएगा? कुछ भी सोच सकता है, ये मानव के पास लिबर्टी है, लेकिन प्रैक्टिस क्या हो पाएगा? जो नेचर का नियम होगा, जो प्रकृति का नियम होगा। तो इसका मतलब है कि जब तक मेरी सोच प्रकृति के नियम के साथ में अलाइंड नहीं हो जाती तब तक मेरे दुख हैं। तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया परिभाषा निकल के आती है। दुख क्या है? नियम का विरोध ही दुख है। बस दुख और कुछ नहीं। शनि की 7.5 आपको तंग करने के लिए आती नहीं है ना? नेचर में, पूरी सृष्टि में दुख नाम की कोई चीज़ है नहीं। कोई चीज़ आपको दुख देने के लिए बनी हुई नहीं है, बल्कि हर चीज़ पूरी सृष्टि में देखें तो एक हार्मनी में है। पूरे सृष्टि का डिज़ाइन अपने आप में एक हार्मनी में है। इस धरती को कैसे पता चला होगा ये मानव आएगा? इसके लिए टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर रहना ठीक नहीं है। टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चला गया तो क्या होगा? वेजिटेशन गायब। वेजिटेशन गायब तो मानव गायब। ठीक? तो इस धरती का टेम्परेचर यदि 50-60 डिग्री पहुंच जाता है, एक लेवल के बाद वेजिटेशन नहीं बचेगा ना। गर्मी के दिनों में हम देखते हैं ना, सारी चीज़ें सूखने लगती। तो इसका मतलब यह हुआ कि कैसे इस धरती को पता चला होगा कि इसका एनवायरनमेंट ऐसा रहेगा, इसमें ऑक्सीजन मानव लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेगा,
जो पौधा छोड़ेगा वो मानव के काम का होगा, जो मानव छोड़ेगा वो पौधे के काम का होगा, जो मानव मलमूत्र छोड़ेगा वो धरती के काम का होगा, धरती जो देगी वो मानव के काम का होगा, धरती पे मरुस्थल भी रहेगा और पहाड़ भी रहेगा तो धरती में जलवायु बनेगी, धरती 23 डिग्री पे टिल्ट होगा तो ये ऋतु परिवर्तन होगा। तो इस एग्जिस्टेंस का पर्पस है कि थियोरी ऑफ एंट्रोपी चलेगी। मैं ऐसे कुछ भी पढ़ाते रहते हैं, देखो थियोरी ऑफ एंट्रोपी, सब कुछ क्योस की तरफ जा रहा है और मैं हमेशा व्यवस्थित होना चाहता हूँ। तो साइंस का बहुत सारा पार्ट इनकम्प्लीट है, फिलोसफिक पार्ट पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट ठीक है। साइंस में जब भी हम किसी एग्जिस्टेंस को कुछ कहने जाते हैं वहां हम नहीं कह पा रहे। कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? तो इससे हमारे ध्यान में एक बढ़िया चीज आ गई, उसको मैं बोर्ड पे डाल देता हूँ। देखो पूछने के रूप में 2 क्वेश्चन है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंटेंट क्या होगा? तो कंटेंट इतना ही है कि ये संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, बस इतना ही काम है। ये करना क्या है में फाइनली मैं क्या हूँ, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है में निकल के आ गया कैसे जीना है। करना क्या है कि मूल में उसके पास समझ है ही है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर निकलेगा कहाँ से? मैं संसार का एक पार्ट हूँ, यहाँ संसार बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं, इसको एग्जिस्टेंस लिख सकते हैं। ये पूरी की पूरी कायनात का मैं एक हिस्सा हूँ और ये पूरी कायनात का मैं एक हिस्सा हूँ और मैं सोचने वाली चीज हूँ। तो मेरे बारे में पता चले कि मैं क्या चीज हूँ। तो ये संसार क्या है, उसमें मैं क्या हूँ, तब ये समझ में आता है कि करना क्या है। हम सारे लोग पूरी करियर काउंसलिंग किस बात की है ना? सारी दुनिया का चक्कर लगा के अब समझ में आ रहा है यार खुशी तो रहना था और खुश नहीं रह पा रहे, तो फिर लगता है यार खुशी ढूंढो। फिर वो किसी शिविर में जाओ, किसी साधना में जाओ, कुछ करो। यार ये 20 साल स्कूल में ही दे देते तो मेरे को इतना भटकना नहीं पड़ता। जो जिंदगी इतनी महंगी कर दी है हमने, इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी है, जो हाथ में आ रहा है वो बहुत छोटा है। हमको बचपन से ही बता देते यार ये 2 क्वेश्चन होते हैं, है ना? तो इसका मतलब है ठीक है, इसमें किसी की गलती ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, इवॉल्व होते होते उन चीज़ों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कितने प्रतिशत मास है संसार में जो अभी जिंदा रहने को जीना मानता है? कितना मास होगा? है 99.99 है? हाँ, और जो शिविर में आते हैं और जाते हैं उसके बाद फिर जिंदा रह जाते हैं। शिविर में आने से भी कुछ नहीं होगा। हमारी पूरी परंपरा की बात कर रहा हूँ, ये कुछ नया निकल के सामने आ गया। अभी तक हमारे पास इस संसार में जो कुछ भी ज्ञान उपलब्ध है उसके आधार पे हमारे पास एक परिवार में जीने का स्वरूप नहीं है। 2 क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है। अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता, अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता। कुछ भी साधना कर लिया, धर्म कर लिया, कर्म कर लिया, जो कुछ भी पढ़ लिया, अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता। और ये मल्टीप्लाई भी मेरे से काम चलेगा कि पूरे परिवार को होना पड़ेगा। तो हम वसुधैव कुटुंबकम जैसी बातों की अपेक्षा जरूर करते हैं, लेकिन मानव की समझ नहीं बनी तो अपना ही कुटुंब नहीं संभल रहा है। अब तो घर ही नहीं, अब तो कुटुंब भी दूर चला गया, अब तो पति पत्नी संबंध नहीं संभल रहा है। तो इसका मतलब है कि बेसिकली यहाँ पे ये भी डाल देते हैं कि 2 क्वेश्चन अनआंसर्ड हैं। एक क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं, एक क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता। अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता। बताओ कौन सा कोर्स करने से आएगा?
वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ये तो नहीं आ रहा है। धर्म अध्यात्म के रूप में जो करना है कर डालिए, ये तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमारे पास कोई नई नहीं है। हजारों साल की हमारी यात्रा है। हजारों साल की सारी यात्रा के बावजूद हमने दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? अपनों से पाया, अपने आप से पाया। इससे तो हम नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। हमने आत्मा परमात्मा की बात जरूर की है, लेकिन आत्मा परमात्मा हमारे लिए अभी भी उतनी ही रहस्यमय चीज़ है। जितना ऑब्जेक्टिवली हम शरीर के बारे में बात कर पाए, उतना ऑब्जेक्टिवली हम आत्मा परमात्मा यदि कोई चीज़ है उसके बारे भी बात कर पाए, इस बात की ज़रूरत है। धीरे धीरे देखते हैं कैसे कंटेंट सामने आता है, तो अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जी पाएँ। इसका मतलब हमको मानव समझ में आया कि नहीं आया? मानव समझ में नहीं आया। भोग भी व्यक्तिवादी यात्रा है और साधना भी व्यक्तिवादी यात्रा है। व्यक्तिवादी समझते हो? इंडिविजुअल। दोनों यात्रा में परिवार साथ में चलेगा। कोई भी एक साधना पद्धति में पूरा परिवार एक साथ साथ में चलेगा, ये कहना मुश्किल। और भोग में तो भोग तो एक इच्छा, भोग की इच्छा है तो एक से पूरी होनी नहीं है, वो तो फिर अपने को फैलना ही पड़ता है। तो दोनों में परिवार बाधा है। इसलिए आज तक हमारे को ये कंफ्यूज, परिवार में कोई एक चीज जिसमें पूरे परिवार की जर्नी एक साथ, जैसे अभी कैरियर के नाम पे हम परिवार को यूज करना चाहते हैं। कैरियर के नाम पे परिवार हमारे कैरियर के लिए यूज हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो हमको ठीक नहीं लगता। तो कोई चीज हमारे पास ऐसी नहीं है जो पूरी फैमिली की एक जैसी है, सबके लिए एक। तो कोई जर्नी हमारे पास फैमिली की जर्नी है, फैमिली की कोई एक जर्नी एक साथ है। अभी हस्बैंड की जर्नी अलग है, वाइफ की जर्नी, हस्बैंड इंजीनियर है मान लीजिए, वाइफ टीचर है या कुछ और है, होम मेकर है, जो भी नाम दे लीजिए, है ना। कितने नाम बदले हमने, नाम बदल के भी कहाँ तृप्ति मिल रही? अंग्रेजी में बोलने से कोई तृप्ति थोड़ी हो जाएगी। कुछ भी कर लीजिए, बहुत महिमा मंडन किया हमने, वो तो घर चलाती है, वो तो ऐसा करती है, वैसा करती है, वो तो पूरा मैनेजमेंट है, इससे भी कोई हमको तृप्ति मिल गई, ऐसा नहीं हुआ। और ये तृप्ति पाने के लिए बाहर दौड़ लगाई थी, इसको मिल गई, ऐसा भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि बेशक हम नाम बदलते रहें, लेकिन फाइनली जिस तृप्ति की हमको तलाश है वो शेष ही है, क्योंकि हमको मानव समझ में नहीं आया। मानव समझ में नहीं आया, इसलिए दूसरी प्रॉब्लम भी वहीं की वहीं खड़ी है। एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके, अपनी फिजिकल नीड का, भौतिक आवश्यकता को तय कर पाए, ऐसी योग्यता हमारे पास नहीं है। अर्थशास्त्र में 10 पीएचडी करने के बाद, कर लीजिए जितना पीएचडी करना है इकोनॉमिक्स में, इसके बावजूद भी एक परिवार में ये काबिलियत आ जाए कि वो दूसरों की फिजिकल चीज़ों को देख के जज ना करे, उसके आधार पे अपनी फिजिकल नीड को खुद में डिफाइन कर पाए और कभी भी किसी दूसरे की चीज़ों को देख के प्रभावित ना हो। इसकी जरूरत है कि नहीं? है ना। मार सारी यहीं पे खाई है हमने। ये पैसे को लेके जो क्राइसिस है वो केवल इस बात की है कि वो स्टेटस के साथ में जुड़ गया है, और स्टेटस तो आदमी की जरूरत है। तो मेरे को आप इज्जत नहीं दोगे, ये नहीं चलेगा। तो जिस आधार पे इज्जत मिलती होगी फिर मैं उस आधारों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो कैसे गाड़ी फंसी हुई है ये भी समझ में आए, क्या हम कर रहे हैं, है ना, और ये कहाँ तक पहुँचेगा ये भी समझ में आए। फिर हमको गैप दिखाई देगा ठीक से, तो उसको भरने के लिए हम काम कर पाएंगे। हाँ जी, तो क्या निकला? क्यों जीना है? क्यों जीना है कब समझ में आएगा? जब वो पूरी बड़ी मशीन समझ में आएगी, है ना, तो जीना है समझ में आएगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अप्रोच करते हैं, है ना। पार्ट टू होल थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा पार्ट टू होल जाएंगे, फिर होल से पार्ट की तरफ आएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो, कुछ लोगों को इस क्वेश्चन पे सोचने से घबराहट भी होती है। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि यार ये थोड़ा अनईजी कर देता है, ये क्वेश्चन अनईजी कर देता है। क्यों अनईजी कर देता है? कोई उसका सही जवाब हमारे पास नहीं होता है। हम कभी कभी ऐसा भी लगता है कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा,
फियर है, क्योंकि हमने वही देखा है कि अच्छा ये आंसर, उसका मतलब आदमी घर छोड़ के चला जाता है। आओ है, हाँ जी। हाँ नहीं, हाँ ऐसा हमारा कंडीशनिंग है कि ये छोड़ना पड़ेगा, तो वो बहुत सारे भय हमारे पास है, और जबकि ये जिंदगी का फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसका हमको आंसर भी चाहिए और इसके आंसर से हम डरे भी हुए हैं। और भारत में खासकर महिलाएं बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। क्यों? नहीं, मोह फैमिली से एक और, ये जब भी पति इस टाइप की बात करेगा घर छोड़ के भाग जाएगा, उसके बाद सारी जिम्मेदारी महिला के ऊपर आएगी। इतिहास गवाह है कि हालांकि कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे बहुत कम मिल जाते हैं, पुरुष ज्ञान की तलाश में घर छोड़ के चला गया हो, ये बहुत कॉमन है। महिला 4 बच्चे छोड़ के ज्ञान की तलाश में चली गई हो, क्योंकि महिला इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती। तो ये डर है हमारे को, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा कभी बेचैनी भी, और ये सीधा सीधा आमना, ये सीधा इस क्वेश्चन को पूछना जिंदगी से सीधा आमना सामना करना है। ये क्वेश्चन सीधा जिंदगी से आमना सामना कराता है। हाँ जी। 25-27 साल में जितना किया, तो हाँ। इतना सारा एफर्ट डाला, तो दैट्स हाँ। सपोज टू बी लाइक नथिंग। हाँ। अभी उसका कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि हाँ। जो किया वो जो गोल के लिए किया वो गोल ही ठीक नहीं है। तो ये सारा अभी क्या किया अभी तक? देखो बिल्कुल यही बात है जो हमने कल लिखा था, कि अभी तक जो हमारी जिंदगी है उसमें लक्ष्य की क्लैरिटी है, लेकिन यदि 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 धर्म ने लक्ष्य के बारे कुछ कहा है कि परमानंद की प्राप्ति, लेकिन उसकी प्रक्रिया के बारे हमारी आश्वस्ति नहीं कि ऐसा होता है। तो लड़का दिल्ली में 10 साल IAS के लिए कोशिश करेगा और असफल होकर घर वापस आ जाएगा, इसके लिए स्वीकृति। 10 साल कोशिश कर लो चलेगा, और असफल होते ही भाई सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपका जवान बच्चा किसी कोर्स में किसी ऐसे आश्रम टाइप जगह में चला गया तो क्या होता है? घर वालों को ये स्वीकार बिल्कुल नहीं, क्योंकि IAS करने के बाद क्या रिजल्ट आता है उनको पता है। ये इधर जाने से कोई रिजल्ट आता है, इसके प्रति संसार की आश्वस्ति अभी भी नहीं। तो ये सब कंफ्यूजन हमारे बीच में है। उसका व्यवहारिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको देखते हैं। चलिए, तो दर्शन ये कहता है इसमें प्रपोजल, मैं आपको बार बार आपके सामने, जब मैं सूत्र बोलता हूँ तो वो कोई नियम है, आप उसमें सहमत होने की कोशिश ना करें। तो ये कह रहे हैं कि मानव जाति का समस्त प्रयास, मानव जाति का समस्त प्रयास, वो जो कुछ भी करता है, प्रयास में सोचना बोलना सब शामिल है, मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख अंडरकोट के लिए। अब देखिए एक सूत्र से क्या क्या निकलेगा। पहले तो आप असहमत होने की कोशिश करें, ऐसा है कि नहीं? हाँ जी, आप जो कुछ भी करते हैं, अच्छा करें बुरा करें, वो किसी सुख की तलाश में करते हैं। दम लगाइए पूरा, इससे विपरीत कोई एग्जाम्पल आपके पास हो ढूंढ के लाइए। मानव जो कुछ भी करता है केवल और केवल सुखी होने के लिए करता है, अपने सुख के लिए करता है। मैं थोड़ा सा और टाइट कर देता हूं कि आपने अभी तक किसी के लिए कुछ नहीं किया, आपने जो किया अपने सुखी होने के लिए किया। असहमत होने का प्रयास करें। आपने आज तक जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया। बोलिए, है? इतनी भी क्या जल्दी? असहमत होने का प्रयास करें। कुछ बारीक, असहमत होने का इतने मतलब है कोई बारीक तार निकलेगा तो उसको समझेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी। तो प्रयास है कि हम असहमत हों, इसलिए प्रयास कर रहे हैं।
परिवार में और भी सदस्य होते हैं, पत्नी, माँ, पिताजी, बच्चे होते हैं, उनको खुश करने के लिए भी हम कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। मत करो, सो कॉल्ड सैक्रिफाइस। मत करो, किसने कहा? नहीं, हम कह रहे हैं ना मत सुख के करो। लिए। हाँ। तो वहाँ पर हम अपने सुख को उनके लिए किया compromise कि अपने लिए किया? मत करो। अपने सुख को कॉम्प्रोमाइज करने की प्रयास किया फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस। क्यों किया? उनको औरों दुखी, को खुश करने उनको दुखी होने दो, रहने दो, उनको दुखी होने दो। वही तो बोल रहा हूँ, उनको दुखी देखना हमें पसंद नहीं है। बस अपने लिए किया। हाँ, मैं चाह रहा था कि वो एक कंक्लूजन आए, लेकिन थ्रू दिस डिसएग्रीमेंट आए, इसलिए मैंने कहा थैंक यू। हाँ जी, देखिए इससे कुछ काफ़ी बड़ा मीनिंग निकलेगा। तो क्लियरली ये कह रहे हैं कि आज तक आपने जो कुछ भी किया, आपने किसी के लिए नहीं किया, ना बच्चे के लिए किया, ना पति के लिए किया, ना पत्नी के लिए किया, ना समाज के लिए किया, ना देश के लिए किया। आपने जो कुछ भी अच्छा किया, बुरा किया, अपने सुखी होने के लिए किया। इससे भिन्न कोई मत हो तो बताइए। बोलिए बोलिए। हाँ, माइक लीजिए। हेलो। हाँ, भैया आप खड़े होके बोलेंगे तो सबको दिखेगा और कैमरा में भी आ जाएगा। हाँ, इतना खर्चा हुआ कैमरे में है ना, और पीछे लोग देखना भी चाहते हैं कौन बोल रहा है। ओके। तो मेरी जर्नी के हिसाब से मैं जोड़ के बोलूँगा कि उसमें ऐसा रहा कि मैंने काफ़ी वॉलंटियरिंग वर्क किया ऐसी जगह पे जिस चीज़ को मैं समझता हूँ, मानता हूँ, ज़रूरत मानता हूँ, वर्क की। जैसे जंगल लगाना या शिक्षा के ऊपर काम करना या उसके ऊपर विचार करना और पैसे के इसमें जिससे मुझे कुछ नहीं मिला। मतलब हमेशा मैं वॉलंटियरिंग कर करके पर मुझे ये भी लगता है कि कहना कि ये मेरी समझने की इच्छा थी। तो क्या ये मेरी समझने की इच्छा सुख था मेरा? मतलब वही। किसी का सुख बाटली में है, किसी का सुख गुफा में तपस्या करने से है, किसी का सुख राजनीति है, किसी का सुख सेवा है, किसी का सुख अपने, वो हमारे माइंडसेट के अनुसार अलग अलग है। जिसको आपने सुख माना है आपने उसके लिए किया। किसने सफलता को सुख माना है, किसने समझ को सुख माना है, तो जिसने जिसको माना तो फिर सुख के लिए किया। हाँ जी, और बोलिए। हाँ, ढूंढ ढूंढ के लाओ, दम लगाओ। देखिए सभा का यही फायदा है कि मेरे साथ ज़िंदगी में या मेरे अंदर कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा है, लेकिन सामने वाले का उठ जाता है, या वो कोई जवाब देता है तो मैं सोचता हूँ यार मैं क्यों नहीं सोचा, या मैं क्यों नहीं ऐसा सोचा, या ये इसका उत्तर तो मेरे पे भी काम करता है। तो इतने सारे लोग मिलके जब ज़िंदगी को समझने का काम करते हैं तो बहुत सारी हमारी लर्निंग होती जी। जैसे किसी का 2000 का नोट गिरा हुआ हो, हाँ, और मैंने उसको दे दिया तो उसमें मेरा सुख नहीं मिला ना? क्यों दिया? मत देते, मत देते, क्यों दिया? पूछो अपने आप से, क्यों दिया? अपनी जेब में रख के निकल जाते। क्यों दिया? सुख मिला। हाँ जी, और बोलिए। मैं रुक रहा हूँ ताकि 2-4 एग्जाम्पल ठीक गहरे आ जाएं और हम कंक्लूड कर पाएं ऐसा है या ऐसा नहीं है। हाँ, दुनिया के सभी लोगों पे ये नियम काम करता है। जब नियम का पीछे। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे सर ने कहा था कि लोगों को खुश करने के लिए हम प्रयास करते हैं, और आपने सीधा कहा कि मत करो। हाँ, जैसे मुझे कुछ सीखना है, मेरी बहुत इच्छा है, क्योंकि मुझे खुद को सुखी देखना है या मुझे खुद को खुश रखना है। पर घर के लोग अगर मुझे अपोज करेंगे, नहीं ये क्या है, ये तू मत कर, ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम हमारी खुशी ढूंढेंगे या अपने घर के लोगों की खुशी ढूंढेंगे? उसमें जिसका वजन ज़्यादा होगा उसको करेंगे। तो फिर वजन तो हमारी खुशी का होगा ज़्यादा, तो अपनी करेंगे। घर वालों की ज़्यादा हो जाएगी तो उनकी कर लेंगे। अच्छा, जैसे घर वालों की मान के, जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, आपका विपश्यना शिविर में जाने का मन है जी, घर वाले अपोज कर रहे हैं जी, वो क्यों अपोज कर रहे हैं? आपको दुख देना चाहते हैं कि सुख देना चाहते हैं? उनको शायद मैं 10 दिन बाहर गई, वो नहीं उनको ऐसा चलेगा। लगता है कि जाके किस बाबा के चक्कर में आ जाएगी। जी जी, राइट। बाबाओं का भी चक्कर है ना जी, तो कहाँ भटक जाएगी, कहाँ? ये सब सोचने से प्रैक्टिकली ज़िंदगी नहीं चलती है। बी प्रैक्टिकल। इतना नॉलेज लेके क्या करोगी? क्या करोगे, है ना? वो नॉलेज के प्रति हमको भरोसा नहीं है कि इससे कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसा बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। मतलब
या होता भी है तो उनको नहीं लगता है, उनकी प्रायोरिटी अलग है। अभी वो जिंदा रहने को जीना मानते हैं, उस तरह के काम करोगे तो उनको ठीक लगता है। उनको बताओ मेरा 2 लाख पैकेज और बढ़ गया है तो उनको खुशी होगी। तो उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ अलग हो जाती। फिर भी आप घर वाले आप जाना चाहते हो, घर वाले जाना नहीं देना चाहते हैं, और घर वाले के प्रेशर में आप नहीं जाते हो, तो आप नहीं गए। तो आपने जो कुछ किया सुखी होने के लिए किया, नहीं। फिर ये वायलेट हो गया। मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है, फिर आपने अपनी छोड़ के घर वालों की क्यों मान ली? इस केस में हम काफ़ी सेल्फिश हो जाते हैं जब हम खुद के बारे में सोचते हैं। वो तो आगे की बात है, उससे बाद में निपटेंगे। एक लड़की, मान लीजिए आप हो या कोई भी है, उसकी किसी इच्छा को मार के वो अपने घर वालों की इच्छा के साथ शामिल हो जाती है, ऐसा करके वो परेशान ही रहती है। हम ये कह रहे हैं कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, तो उसने ऐसा क्यों किया? उनके सुख में अपना सुख तो कहाँ मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। फिर क्यों किया? फिर क्यों किया? कौन सा नियम काम कर रहा है यहाँ पे? हाँ, नहीं करेगी तो घर वाले लोग ज़्यादा दुखी होते, परेशान होते। उनके दुखी होना, परेशान होने की तुलना में मेरे को जो सुख मिलेगा वो यदि छोटा लगता है, उनका दुखी होना ज़्यादा भारी लगता है, तो मैं फिर वो निर्णय ले लेता हूँ, क्योंकि उनके दुखी होने से मैं और ज़्यादा दुखी होता हूँ। तो इससे ये समझ में आया कि मानव जिंदगी में जो कुछ भी करता है वो दुख को मिनिमाइज करने के लिए और सुख को मैक्सिमाइज करने के लिए करता है। भाई यदि मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, ज़्यादा दुख कम दुख, तो मैं कौन सा चुनूंगा? कम दुख। मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, ज़्यादा खुशी और बड़ी खुशी, तो मैं कौन सी चुनूंगा? तो ज़्यादा बड़े सुख को चुनूंगा। तो यहाँ ये निकल के आ गया कि मानव जो कुछ भी करता है दुख से बचने के लिए और सुखी होने के लिए करता है। हाँ, माइक। आपने कहा कि सुख छोटा और बड़ा, हाँ, क्या सुख को इस तरह से नापा जा सकता है? इसकी इंटेंसिटी को स्पेसिफाई कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल। ये आइसक्रीम मेरे पास रखा था, माल कहाँ चला गया? आइसक्रीम तो संवेदना तो से चली कोई गई। भी चीज़ जो संवेदना वाला सुख है वो सबसे छोटा सुख है। नहीं, वो तो सुख में गिनती नहीं होगी आज पर प्रीवियस डिस्कशन। हाँ, पर क्षणिक सुख उसको हम मानते ही हैं जी। लेकिन जो संबंध में जीने का सुख है वो उससे बड़ा सुख है। और जो अपनी जिंदगी में पर्पस को पहचानने का सुख है वो अनवरत सुख है, कभी ना खत्म होने वाला। एक एग्जाम्पल से, सुख का परिभाषा के अंदर कोई ऐसे एग्जाम्पल हो? दिया तो 3 एग्जाम्पल दिया। वो तो संवेदना से चला गया भैया। ओहो, एक संवेदना का सुख सबसे छोटा संबंधों सुख। में सुख, निरंतर सुख, हाँ, तो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, उसके अनुसार छोटा बड़ा का कैसे निर्णय करें? अगर ओहो, अभी भी खाने में या कोई भी चीज, आज क्या बनेगा, उसके बाद क्या क्या चर्चा होती है। आज क्या बनेगा तो हम बोलेंगे ये बना लो, वो तो है नहीं। ये बना लो, कल ही तो बना था। ये बना लो, बबलू नहीं खाएगा। लास्ट में जो आपने तय कर रहा है बनवाते वही हो। तो क्या हो रहा है? ये सुख किस में है? घर में कोई चीज आइटम बनी है, कहता है मैं ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, इसका मतलब उसको उसमें नहीं है, उसमें ज्यादा सुख है। उसकी तुलना में कोई और आ गई तो बोले अब इसको खाऊंगा। तो इसका मतलब है कि आप ध्यान से देखेंगे तो खाने की चीज़ों में भी हमारे सुख की वैरायटी सबके लिए एक जैसी है कि अलग अलग है? अलग अलग है। लेकिन संबंध में सभी लोगों के साथ हमारा सुख एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग है। लेकिन सुख की परिभाषा तो यही कहती है ना कि हमारा भाव और विचार सभी के साथ सामंजस्य बनी रहे संबंधों में। वो फाइनल सुख की बात है। तो उसमें क्या ऐसे वेरिएशन छोटा बड़ा आएगा या वो उसमें नहीं आएगा। नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा। थैंक यू। लेकिन फिर भी ये छोटा बड़ा तो जिंदगी में रहेगा। हाँ जी, बोलिए। मानव जो कुछ भी करता है, आज तक आपने जो कुछ भी किया है अपने सुखी होने के लिए किया है, ऐसा मैं कह रहा हूं। इसमें कोई असहमति हो तो बताइए। बोल के बता, जो किया हो वही बता ना। जैसे मेरे डिपार्टमेंट में बॉस बोलता है ये काम करना है, अब मेरी इच्छा नहीं है करने की, पर मुझे करना पड़ता है। मत करो, उसमें क्या है? मत करो।
क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर वो उसका जो रिएक्शन होगा वो बड़ा तो होगा। ज़्यादा दुख की बजाय आपने कम दुख को स्वीकारा, हाँ। इतना ही किया। इन सारी समस्याओं से मुक्ति का सामान्य तरीका है केवल एक साइन मारना होता है। हाँ, लेकिन वो साइन मारने के बाद जो दुख शुरू होगा वो मज़ेदार होगा। तो आप दुख से बचने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। सर, जो चीज़ें हम लोग करते हैं मतलब इनवॉलेंटरीली, जैसे सांस लेना और ये सब चीज़ें, हाँ, जो हम लोग इनवॉलेंटरीली करते हैं, जैसे सांस लेना, ये सुख के लिए थोड़ी करते हैं, तो होता है बस। तो अब करते कहाँ हो, ये तो हो रहा है। अच्छा, जो करते हैं उसी की बात चल रही है। अच्छा, पर ये भी तो करी मतलब हो रहा है बस। अच्छा, ये अपनी जिम्मेदारी में नहीं है तो अपन तो इतनी टेंशन में रहते हैं, कभी भूल जाएंगे। इतने में शरीर नहीं बढ़ जाएगा। तो ऊपर वाले की व्यवस्था ठीक है। आप कॉन्शियसली रोक सकते हो, लेने का आपका कॉन्शियस नहीं है। रोक सकते हो, वो भी 3 मिनट से कम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हो गया? हाँ। ढूंढी और ढूंढी। हाँ जी, मैं रुक रहा हूँ। आप जो कुछ भी आपने आज तक किया है केवल अपने सुखी होने के लिए किया है। पत्नी, बच्चा, परिवार, समाज, देश, किसी के लिए, पर्यावरण, किसी के लिए आपने कुछ नहीं किया। हाँ जी, पीछे एक माइक दीजिए। कभी कभी एग्जिस्टेंशियल चीज़ें, सर्कमस्टेंशियल चीज़ों में हम परफॉर्म करते हैं या सर्विस देते हैं। Yes. जैसे आई एम अ डॉक्टर, अभी कोविड में हम लोगों ने काफ़ी काम किया। बहुत बढ़िया। बहुत सारे अनफॉर्चुनेट डेथ्स भी देखे। बहुत बढ़िया। उसमें ना कोई सुख था ना दुख था, वहाँ पे हमारे सामने वो सर्कमस्टांसेस थे, हमको वो करना था। इसको क्या बोलेंगे? वो सर्कमस्टांसेस में सभी लोग एक जैसा करते हैं कि अलग अलग भी कर सकते हैं? सब अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब बेस्ट सबका अलग अलग हो गया जी, है ना। एक डॉक्टर ये भी तय कर सकता है कि देखो भाई, मैं मेरी सेफ्टी के साथ करूंगा और मेरी सेफ जोन में रह के मैं जो कर सकता हूँ करूंगा, तो मेरे से आप वीडियो पे बात कर लो, बाकी सब ठीक है। नहीं मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी कर सकता है, किया है लोगों ने। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपने मत करते, ऐसा उल्टा कर दें तो क्या निकलेगा? नहीं, मत करते ये चॉइस नहीं है ना। हाँ, नहीं, क्यों नहीं है चॉइस? चॉइस तो कुछ लोगों ने नहीं किया, तो आप भी ना करते। क्यों किया आपने? सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं, काफी सारे हेल्थ जनरल केयर बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल्स थे। मैं भी जनरली बात कर रहा हूँ। यदि हम नहीं करते तो क्या होता? आप ऐसा निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि आपके भीतर का कॉन्शियस ये कहता है कि सामने वाला मर रहा है तो उसको बचाना मेरा कर्तव्य है, और मैं बचाता हूँ तो उससे मेरे को अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियस को ही हम जवाब देते हैं। हम किसी दूसरे को जवाब भी नहीं दे रहे हैं, अपने आप को ही हम जवाब दे रहे हैं कि इस परिस्थिति में यही करना ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि 2000 का नोट किसी का गिर गया, आप अपने जेब में डाल के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो आपकी कॉन्शियस कहती है कि लौटाने से मेरे को सुख है, जिसकी कॉन्शियस ये कहती है कि जेब में रखने से सुख है, वो जेब में रख के चला गया। तो फाइनली हम कर वही रहे हैं जो मेरे सुख के, मेरी माइंडसेट के अनुसार, मेरी स्टेट ऑफ माइंड के अनुसार, जो मेरा कॉन्शियसनेस है वो मेरे को कह रहा है कि अब क्या करना है, और वो सुख के अर्थ में है। आपने कोई ऐसा काम कभी किया कि आज संडे है, मेरा दुखी होने का मन है, किसके पास जाऊं? कभी ऐसा किया? कभी दुखी होने के लिए कोई प्रयास किया कॉन्शियसली? ऐसा आप नहीं करते हो। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम करते हैं दुख से बचने के लिए करते हैं, या और ज्यादा सुखी होने के लिए करते हैं, हम ऐसा ही करते हैं। इससे भिन्न आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए, बोलिए बोलिए, और कोई संभावना है तो बताइए। करेंगे समय आने से। हाँ जी। हेलो सर, मेरा नाम प्रत्युष है, मैं नागपुर से ही हूँ। मैं इस सेंटेंस से अग्री करता हूँ कि हम जो भी करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, वो अपने सुख के लिए करते हैं, और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। क्योंकि जब हम अपने सुख के लिए चीज़ें करते हैं तब हमें
अपनी वैल्यू पता चलती है, वी बिकम सेल्फ सेंटर्ड। और सेल्फ सेंटर्ड रहना चाहिए, क्योंकि हर बार जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, लाइक जैसे मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ किया, मैंने मेरे दोस्तों के लिए कुछ किया, या फिर किसी के लिए भी कुछ किया, तो उनकी सुख ही तो है, मतलब वो सुख तो है उस चीज़ में, बट मेरा क्या, मेरा सुख कहाँ है? एंड एक ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि हमारा ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम की तरह काम करता है। ऐसे लगता है कि ठीक है, अभी उनको ये चाहिए, मैं कर लूँ, फिर बाद में मैं उनसे, मैंने ये किया इसलिए आप मुझे ये रिवॉर्ड दो, अपनी सुखी, लाइक मुझे ये चीज़ चाहिए इसलिए मैं वो कर रहा हूँ जो आप मुझे बता रहे हो। तो ये भी एक एस्पेक्ट है इस चीज़ का, ऐसे मुझे लगता है। जी, मैं इसको ऐसा बोलूँगा कि जैसे एक व्यक्ति का सुख ऐसा है कि उसमें हजारों जिंदगियां बर्बाद हो सकती, एक व्यक्ति का सुख ऐसा है जिसमें हजारों जिंदगियां आबाद हो सकती। ये दोनों ही लोग अपने सुख की क्वालिटी को वैल्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यदि मेरा सुख 1000 लोगों को जिंदगी देता है तो मैं कैसा फील करूंगा, है ना? और मेरा सुख 1000 लोगों की जिंदगी छीनता है तो मैं कैसा फील करूंगा, है ना? जिंदगी छीनता है ना, तो करते समय ठीक लगता है क्योंकि उस समय मैं आवेश में हूं। करने के बाद मानव होने के नाते मेरे को ध्यान में आता ही है कि ये कुछ गड़बड़ हुआ, और आज नहीं तो कल ध्यान में आएगा। तो इसका मतलब है कि ये लंबा नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्फ सेंटर्ड होने की बात हम कर रहे हैं, तो किसी का सेल्फ इतना संकीर्ण है, संकीर्ण को हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में नैरो है, किसी का सेल्फ इतना नैरो है कि उसको किसी के सुख दुख से मतलब ही नहीं है, उसको अपने सुख से मतलब है, उसी को संवेदनहीन बोला। किसी का सुख, किसी का सेल्फ इतना फैल गया है कि उसको दूसरे के दुख में भी अपना दुख जैसा लगता है। अब ये इसका सेल्फ फैल गया है। किसी का सेल्फ इतना फैल गया है कि जिंदगी के सारे डायमेंशन में वो दूसरों के साथ में अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। तो अब आप बताओ कि कोई व्यक्ति जब सिकुड़ के जीता है, हम फैल के जीना चाहते हैं कि सिकुड़ के जीना चाहते हैं? फैल के जीना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहता है, ऑटोमेटिकली उसका आंसर हमको मिल जाता है, आगे मिल जाएगा। क्योंकि अभी आपने थोड़ा सा एकदम कट टू कट स्टेटमेंट दिया, इसलिए मेरे को कहना पड़ा। तो इसका मतलब ये निकला कि सूत्र तो अपनी जगह काम कर रहा है कि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है। उसके सुख की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों का सुख उसमें समाहित है या कितने लोगों का दुख उसमें समाहित है, और किसको हम बड़ा आदमी कहेंगे और कौन अपने आप को बड़ा फील करेगा, बढ़िया फील करेगा। ये सारी बातें उसके साथ में जुड़ी है। चलिए आगे चलें। हाँ जी, माइक 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 हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, ये जो आप बोल रहे हैं कि करता है, इसमें सोचना भी आता है क्या? और क्या, बिना सोचे आदमी कुछ करता ही नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं गलत डाउनवर्ड स्पाइरल में चले जाते हैं जिसके बाद सुख नहीं होता है। हाँ, तो फिर ये उसमें सही नहीं है, हमें हाँ, सोचना तो इसका नहीं मतलब है चाहिए। कि जिस समय गए थे तो उस समय तो सुखी सोच के गए थे। आप ऐसा कोई काम, यदि चोर को 100% कंफर्म है कि आज पकड़े ही जाने वाले हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, तो उसके बाद चोरी नहीं करेगा। तो आप ये सोच के ही जाते हो कि संभावना यही है कि पकड़े नहीं जाएंगे। तो जब भी आप कोई भी काम करते हो दुनिया में, कोई चुगली चुगली करे, कोई कुछ भी अच्छे से अच्छा करे, बुरे से बुरा सोचे, बोले, करे, वो करते समय यही सोच के कर पाता है कि ऐसा करने से मुझको सुख मिलेगा या मेरा दुख थोड़ा कम होगा, है ना? मैं थोड़ा सा अपने दुख को वेंटिलेट कर लेता हूँ, किसी के प्रति मेरे मन में घायल है तो उसकी थोड़ी सी बुराई कर लेता हूँ, तो थोड़ा मेरे को आराम मिलता है। सर, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं दूसरों को भी खुशी नहीं दे सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे है ना? ऐसे ही। ये इसका एक एग्जांपल ये है कि यू ऑलवेज हैव टू बी सेल्फ सेंटर्ड टू बी ऑफ सम हेल्प और सम सपोर्ट टू समबडी एल्स। इसका एग्जांपल जैसे अपन फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो बोलते हैं जब एयर प्रेशर कम होगा तो मास्क नीचे आएगा, पहले आप लगाओ फिर दूसरों की मदद करो। तो जब तक आप अपने आप को खुश नहीं करोगे तो आप दूसरे को खुश नहीं सूत्र कर है ही है, पाओगे। कल चर्चा हुआ था, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही, है ना? दुखी आदमी दुख बांटेगा, सुखी आदमी सुख बांटेगा। हाँ जी, और कुछ? हाँ 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 जी। हेलो। हाँ। मुझे लगता है कि सुख के साथ वो अहंकार की तृप्ति भी उसी से अहंकार होती भी है। सुखी है।
वो भी उस वही समय वहीं पे ढूंढता है। उसके लिए अहंकार सुख है। इंसान का माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, जब वो कुछ भी करता है उससे उसकी सुख की परिभाषा या किसी को दुख देने की परिभाषा पूरी बदल जाती है। उसके सुख की परिभाषा यही है कि उस समय उसको वो सुखदायी लगता है, बाद में बदल जाएगी वो अलग बात है। उसका माइंड ऑफ स्टेट भी चेंज होगा उसके साथ। जैसे कोई घटना से बोलो। जैसे अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने किसी को डैश मार दिया। हाँ। एक बार सोचता है कि यार रुकूंगा तो लफड़ा होगा, निकल गया। हाँ। एक दूसरा मन सोचता है कि यार नहीं, इसको डैश किया हूँ, मैंने गिल्ट है, मैं रुकूंगा, उसकी जो भी हेल्प है करूंगा, जो भी हुआ उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कर रहे हैं? दोनों साइड में आपका स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग है। हाँ, दोनों साइड में तो ये अलग अलग है। जब आगे चलेंगे तो बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो आदमी के भीतर लगातार एक कंपैरिजन, देखो बोलते हैं ना जज नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि आदमी के भीतर, मानव के भीतर जज करने की वो कंपोनेंट लगा हुआ है, उसके भीतर कंपैरिजन की मशीन लगी हुई है, तो कंपैरिजन तो करेगा। तो मैं लगातार कंपेयर करता हूँ। यदि मैं रुक जाता हूँ तो ये झंझट गले पड़ सकता है, यदि मैं नहीं रुकता हूँ तो ये गिल्ट आएगा। अब दोनों को देख लेता हूँ कि दोनों का झंझट कौन सा ज़्यादा है। यदि गिल्ट इतना ज़्यादा आएगा तो भैया जो होएगा देखा जाएगा, हेल्प तो करूँगा। तो इसका मतलब मैं लगातार तौल के देख रहा हूँ। यदि कम सुख और ज़्यादा सुख तो क्या चूज करूँगा? कम दुख और ज़्यादा दुख तो क्या चूज करूँगा? कम दुख। बस ये लगातार ये चलता रहता है। आप लगातार जो कुछ भी कर रहे हो, जैसे लोग पहले दिन शिविर में आते हैं तो यही सोच के आते हैं 2 घंटे के लिए देख लेंगे, काम की बात होगी तो, है ना। फिर लगता है चलो शाम तक देख लेते हैं, फिर लगता है कि चलो अगले दिन देख लेते हैं, फिर वो 7 दिन ही रुक जाते हैं। ये बहुत कॉमन घटना है। देखते देखते फिर जिंदगी अपनी हो जाती है। बोले क्या फीस लेते हो? अब फीस में क्या चलेगा, आपसे कम में क्या चलेगा, अपनी तो पेमेंट ही बहुत बड़ी है। पेमेंट में आपको ही ले लेंगे, ये सस्ता माल नहीं। हाँ जी। मुझे यहाँ भगवान बुद्ध का एक एग्जाम्पल, यानी मैं उससे आपके व्यूज जानना चाहूँगी। जैसे सारा सुख उनके पास था। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अपन तीसरा नियम तोड़ रहे हैं। आप भी एक मानव हो, आप भी बहुत सारे सुख दुख से गुजरे हो, अपनी ज़िंदगी से एग्जाम्पल लेके आओ। थर्ड पर्सन से लाते हैं तो उसमें कई बार मुश्किल हो जाती है। नहीं, ऐसे लगता है कि उनके इर्द गिर्द सभी तरह की संपन्नता। कल की चर्चा करके भी नहीं समझ में आ रहा है सुख था कि असुविधा थी। हाँ। सुख था कि जिंदा थे कि जी रहे थे? नहीं, जब वो सुख की तलाश में तलाश में गए, इसका मतलब उनके पास सुख नहीं था। हम बोलते हमारे लिए वही सुख है कि राज्य था। देखो मैंने वो चर्चा उस जगह में लाया नहीं। अब मैं पूछ सकता हूँ कि जैसे अब चर्चा हो रही है कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, तो त्याग का क्या होगा? त्याग शब्द का अब क्या होगा? तो पता चला त्याग जैसा कुछ होता ही नहीं है। जिस समय जिसने किया है आउट ऑफ लव किया है कि त्यागवश किया है। माँ बच्चे के लिए रात भर जाग रही है तो त्याग कर रही है कि प्यार करती है इसलिए करती है? प्यार करती है। तो एक देश एक सैनिक देश के लिए अपनी जान दे देता है तो उस समय त्याग सोच के कर रहा होता है कि आज मैं त्याग करने जा रहा हूँ, कि अपने देश से प्यार करता है ना। इसलिए त्याग की परिभाषा है कि अनावश्यक का त्याग होता है, आवश्यक को संभाल के ही रखा जाता है। तो आवश्यक को संभाल के रखा जाता है, अनावश्यक का त्याग होता है। तो हम मल मूत्र का त्याग करते हैं, हम और जो कांपनी चीज़ें उपयोगी नहीं है उसको किसी को दे देते हैं, त्याग करते हैं। आवश्यक को तो संभाल के रखते हैं। तो इसका मतलब है त्याग जैसा कोई शब्द होता नहीं। त्याग शब्द कब यूज करते हैं? जब दूसरे के साथ प्यार नहीं रहता है और उन दिनों की याद आती है कि जब मैंने आपके लिए इतना किया था, तब मैं त्याग शब्द का इस्तेमाल करता हूं। जब मैं कर रहा होता हूं उस समय तो प्यार होता है, इसलिए करता हूं। ये सारा समझ में आने से जो हमारा मानसिक लोचा है वो ठीक होगा। नहीं तो हमने बहुत मेहनत करके दुख पाया है ना, इससे बहुत कुछ धीरे से निकल के आएगा। हाँ जी। और अभी आपकी बात पूरी हो गई कि नहीं हुई? हो गई। हाँ जी। अगर सिंपैथी से किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो जैसे जो किया हो वो बताओ। हाँ, कहानी किस्सा क्यों? नहीं मतलब जैसे बोलो। कोई किसी दुख में है या हमको कुछ जिंदगी में किया है नहीं किया है? सर वो किस में आएगा? मतलब आई जस्ट वांट टू, वो किस में आएगा? जो किया वो बताओ। किया ही नहीं है देखो। हाँ
किया ही नहीं है कुछ ऐसा। बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसे जनरली पूछ रही थी। चलो एग्जांपल ही दे कभी दो। किसी के ऊपर जैसे दया आती है ओए कुछ होए। ऐसे परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं है अभी सामने। जैसे कि इन्होंने सर। कल ब्लड डोनेट किया था। सर मैं एग्जांपल दूं? हाँ। एग्जाम में किसी और को दिखा दिया मैंने। ओए होए 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 होए। ओए, उसकी जिंदगी बना दी आपने। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता, इतना ही है बस। संवेदनशीलता अच्छी बात है, पर इससे आपका जीना नहीं हो जाएगा। मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएगा। मेरे घर में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, फैमिली रिलेशन, भाइयों से और समाज में सभी भय मुक्त हो जाएंगे, तो अभी तक हो ही गए होते। हाँ जी, जी मेरा सवाल है कि कहाँ हो आप? मैं इधर हूँ। हाँ 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 हाँ। हाँ मेरा नाम भक्ति है, मैं भी नागपुर से हूँ। कहाँ हो? अच्छा, उसके पीछे। अरे तो खड़े होके सामने तो आ जाओ। हाँ ऐसा। हाँ हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम बोल रहे हैं कि माइक ऊपर। किसी से किसके लिए जब हम 1000 लोगों के लिए ज़िंदगी बनाने के लिए जब हम करते हैं तो हमें खुशी होती है। तो मेरा सवाल ये है कि कभी कभी हमारा ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भी हम करते हैं और कभी कभी हम खुद के लिए करते हैं। तो ये कैसे समझ में आता है कि जो हमें खुशी हो रही है वो हमारा ईगो सेटिस्फाइड हो गया इसलिए हो रही है या फिर हमारे खुद के लिए हो रही है? बढ़िया बढ़िया। तो देखो, यदि ईगो सेटिस्फाई हुआ है तो वो खुशी लंबी नहीं चलेगी। यदि सही अर्थों में खुशी है तो वो खुशी लंबी चलेगी। बस इतना ही है। उसकी लंबाइयाँ बता देंगे कि माल कैसा था। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, चलिए कंक्लूजन की तरफ चल रहे हैं अब। हाँ, ये आपने जो सूत्र बताया, मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है, तो ये सुख के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है क्या? मानव का जिंदा रहेगा तो ही किसी को सुखी दुखी करेगा। तो दुखी दुखी करने के लिए भी जिंदा रहना जरूरी है। ये जो सूत्र है, ये आत्मघात की माइंडसेट जो होता है, हाँ उनके परिपक्ष में आप समझा सकते हैं कि वो तो मर जाते हैं, हाँ, तो वो सुखी कैसे होंगे? हाँ, फिर वो? इसका मतलब जो सुखी होता है वो मरता नहीं है, यही बात है बस। समझ में आया? इसका मतलब है जो सुखी हो रहा है वो मरता नहीं है। इससे कम में आदमी आत्मघाती हो नहीं सकता है। फिर सैनिकों के लिए जो देखो, यही समझने लायक बात है। कुछ एग्जाम्पल हमको काफी कुछ चीजें खोलने के लिए मदद करेंगे। एक व्यक्ति जिसको पता है कि वो सुसाइडल बॉम्ब है और बॉम्ब का बटन दबाते ही उसके शरीर के इतने टुकड़े होने वाले हैं कि जोड़ के शक्ल पहचान में नहीं आएगी, इसके बावजूद भी वो दबाता है और स्वेच्छा से दबाता है, कूल माइंडेडली दबाता है। इसका मतलब क्या हो गया? उसको मारने का भय तो नहीं दिया जा सकता है। जो स्वेच्छा से अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गया है, उसको मारने का भय दिखा के उससे बटन नहीं दबाया जा सकता है ना? इसका मतलब कोई उससे बड़ी चीज मिली है। अब जन्नत में हूर मिलती होगी या कुछ और होता होगा, वो सारी बातें हैं। इसका मतलब है कुछ और चीज है। तो मानव के रूप में जो रियलिटी है वो कोई और चीज है। तो आदमी किसी इतने बड़े आकर्षण में, इतने बड़े सुख की तलाश में भी है कि वो उस सुख को पूरा करने के लिए अपने शरीर को सुहा कर देता है। और देखो, ये एग्जाम्पल केवल आतंकवादी ही नहीं, हमको समाज में भी देखने मिलते हैं। लोग किसी समाज की बुराई को मिटाने के लिए, रोग किसी की अत्याचार पे, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है जबकि उसके साथ कोई खून का संबंध नहीं है, उसको बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है ना? और सैनिक भी मान लो देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है। या मान लीजिए कोरोना काल में बहुत सारे डॉक्टर्स ने एक लेवल के पार जाके भी रिस्क लिया। तो तमाम तरह के एग्जाम्पल हमको मिलते हैं। इसका मतलब है कि मैं मेरी शरीर को रिस्क में डाल के भी किसी सुख के लिए कुछ कर सकता हूं। तो वो सुख शरीर से बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? लॉजिकली बड़ा हो गया। इसका मतलब है शरीर के बियॉन्ड कोई रियलिटी की तरफ जाना होगा जहां वो फिर अपने को ड्राइव कर रहा है। बढ़िया, गुड। हाँ जी, तो कंक्लूजन की ओर चलते हैं। तो चलिए, इस पूरी चर्चा को करने से हमने एक ही बात की चर्चा किया कि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है। आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया। बेसिकली जो कुछ आपने दूसरों के लिए किया वो आपके सुखी होने के लिए आपकी ज़रूरत थी, इसलिए आपने किया। तो यदि ऐसा मैंने किया
तो इससे फिर ये समझ में आने से हमको कैसा लगता है, क्या फील हो रहा है, क्या कुछ बदल रहा है? कुछ बदल रहा है? हाँ जी। इससे हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? इसको फील करके देखिए कि मैंने जो कुछ किया मेरे सुखी होने के लिए किया। हाँ जी, माइक। इससे मुझे ये लग रहा है कि अगर जो जिस सिचुएशन में मैंने जो सोच के किया सुखी होने के लिए, अगर उसका कुछ रिजल्ट वैसा नहीं आता है तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगा। चलो, ये एक पार्ट इन्होंने बोला, तो जो मैं सोच के कर रहा हूँ यदि उसका रिजल्ट वैसा नहीं आता है तो मैं दूसरे को ब्लेम नहीं करूँगा। ये एक पार्ट हुआ। और बोलिए, और बोलिए, माइक। एक एक्स्ट्रा एफर्ट कम हो जाएगा अपने अंदर में। क्या? कि अपने को आपको कहानी बताते हैं या तो रीजनिंग बोलते हैं कि मैं इसकी वजह से कर रहा हूँ, उसकी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को किसी का भला करना है, किसी को खुश रखना है। बट अभी वो सब रीजनिंग और एक्स्ट्रा एफर्ट अपने अंदर वो कम हो गया और अपने एडमिट कर सकते हैं कि हाँ, मैं अभी सिर्फ ये चीज़ के लिए कर रहा हूँ चीज़ें। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है? और कोई बोलोगे? और कोई बोलेंगे? कैसा लग रहा है आपको? ये फील करने से कैसा लग रहा है? हाँ जी। जो भी करेंगे उसमें कैसा सुख मिल रहा है, मतलब ये तो पक्का है कि सुख के लिए ही कर रहे हैं, पर सुख का क्वालिटी क्या है, मतलब वो परमानेंट है? वो एक ही बात है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी आज तक किया उसमें कुछ राहत मिली, उसमें कुछ चेंज आएगा नहीं आएगा? क्या? हाँ, मतलब अभी सुख के लिए ही करना है सब, और कुछ सोचना नहीं है, बस वही। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जीवन जीने का क्या बदलेगा बताओ? जीवन जीने का दृष्टिकोण में क्या बदल जाएगा? अभी तो ये 36 घंटा लगभग हुआ है कल से आज तक। 36 घंटे के अंदर में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, नज़रिया बदल चुकी है। जो मान्यताएं थी वो अभी गलत साबित हो रही है, और पूरी जीवन की जो दौड़ चला था अभी बचपन से लेकर अभी तक, आई एम 55 नाउ, 55 साल के इतिहास को मैं अभी अगर एनालिसिस करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि हमारी एनर्जी और टाइम कितनी वेस्ट चली गई। ना जाने यही शिविर अगर पहले मिला होता तो और प्रोडक्टिव जीवन बन सकता था। तो आगे जो भी दिन बचा है उसमें हम बदलाव ला सकते हैं, समाज में, परिवार में, जिनसे भी हमारी इंटरफेस होती है, वी कैन ब्रिंग अबाउट। ये तो बढ़िया बात है, जनरल बात है। मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ कि यदि ये स्वीकार होता है कि मैंने जो कुछ किया मेरे सुखी होने के लिए किया, उससे मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? माइक। हम जो ये उस अहंकार में जीते हैं कि हम फैमिली के लिए बहुत कुछ किया या समाज के लिए बहुत कुछ किया, उससे बाहर निकल जाएंगे। भैया जो भी किया वो अपने लिए किया। ये जो अहंकार का टोकरा लिए घूम रहे हैं ना, टोकरा शब्द यहाँ नहीं चलता है ना? चलता है? चलता है। टोकरा, टोपली, टोपली, टोपली छोटी छोटी होती होगी, इतना बड़ा होता है। अच्छा, टोपला और टोपली। ये जो अहंकार का टोपला लिए घूम रहे, तो जब मैं ये मानता हूं कि मैंने समाज के लिए किया, परिवार के लिए किया, तो मेरे भीतर एक अहंकार आता ही है ना? और जब मैं ये मानता हूं कि मैंने किया है, तो दूसरों से अपेक्षा भी आती है कि वो भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें, और दूसरों से ये भी अपेक्षा आती है वो गले में एक पट्टी डाल के घूमे कि आज वो जो कुछ भी है मेरे कारण है, जिंदगी भर। और लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर मेरे को बहुत खराब लगता है, फिर मैं सबको गाली देता हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, सब एहसान फरामोश है। अधिकांश बुजुर्ग इस मनस्थिति के साथ में पाए जाते हैं, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने कब जब उनको जैसा ठीक लगा किसी के लिए कुछ किया, किसी के लिए कुछ, आज कोई पीछा, जब उनको जरूरत है आज कोई लौट के देखता नहीं है, तो फिर बड़ा मन खराब होता है। तो मेरे को लगता है कि ये काफ़ी पावरफुल है कि यदि मुझको ये स्वीकार हो जाता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ
वो मेरे सुखी होने के अर्थ में मेरी मानसिकता के अनुसार, है ना, मैं कर रहा हूँ, तो इसमें मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ही, मेरे सुखी होने के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। तो दूसरों से अति अपेक्षा से मुक्ति मिलती है, अपने भीतर अहंकार से मुक्ति मिलती है, हम सरल होते हैं, सामान्य होते हैं, आराम में रहते हैं। और वही जीवन का ध्येय है कि हम सरल हो जाएं, आराम में आ जाएं, है ना, अपने में अपने दुखी होने के लिए सामान इकट्ठा ना करें। क्योंकि जैसे ही मैं ये मानता हूँ कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है, जो कि सच्चाई यही है कि आपने जो भी अभी तक सारी चर्चा में मैंने काफ़ी रुक के आपको कहने का अवसर भी दिया कि भाई आप कोई एग्जाम्पल हो तो बता दो। आप ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं कि आपने दुखी रहते हुए दूसरे के लिए कुछ किया। दे के दिखाइए, दे के दिखाइए। माइक माइक माइक। थोड़ा परिचय भी करते जाइए। मेरा नाम कर्नल अमोद चांदनायन है, शुरू यहाँ एनसी कैडेट्स का इंचार्ज हूँ। जी जी। मेरे ख्याल से चैरिटी हैज़ टू बिगिन इट योरसेल्फ। पहले मेरा पेट भरा होगा, फिर मैं समाज को उत्थान करूँगा। अगर मैंने अपने को पीस ऑफ माइंड नहीं है तो मैं स्टेट ऑफ माइंड में अगर हुई नहीं, सो इट्स वेरी नाइस टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग। इफ आई एम, मेरे 3 वक्त की रोटी नहीं है, घर में छत नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, कुछ है, तो पहले बेसिक नीड्स की कभी वो कभी तो पूरी आप करनी है। देखिए, आप जो कह रहे हैं बहुत एक व्यवहारिक और लॉजिकल सी बात कर रहे हैं, पर एक्सट्रीम सिचुएशन देखेंगे तो एक माँ यदि घर में खाने को नहीं है, को खुद भूखी रह जाएगी, अपने बच्चे को पहले खिलाएगी। बिल्कुल जी, एक नॉर्मल घटना है, एब्सोल्युटली, है ना। इसका मतलब है खुद भूखे रह के अपने बच्चे को, और अंतिम यदि दोनों के यदि मौत ही आ गई तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मौत को गले लगा ले और अपने बच्चे को बचा जाए। ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब है ये ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्योंकि बच्चा उसकी जिंदगी है। दैट इज प्रायोरिटी। तो इसका मतलब है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ मेरे सुखी होने के लिए करता हूँ, का मतलब है कि वहाँ बच्चे को बचाना ही मेरा सुख है, बच्चे की भूख मिटाना ही मेरा सुख है। तो मेरे सुख की डेफिनेशन ये डिफाइन कर देती है। तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको रिवर्स करके बोलता हूँ कि भाई आज मैं सुबह उठा और मैं कहूँ कि आज मेरा दुखी होने का मन है, किसके पास जाऊँ, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। तो मैं जो कुछ भी करता हूँ मेरी मनस्थिति के अनुसार, मेरी स्टेट ऑफ माइंड के अनुसार, मेरे सुखी होने के लिए ही कुछ करता हूँ। यही नियम काम करता है जी। बढ़िया। हाँ जी, हाँ बोलिए। इन्होंने एक वर्ड बोला सेल्फ सेंटर्ड। हाँ, सेल्फ सेंटर्ड इन जनरल बहुत आज जो नेगेटिव शब्द है। हाँ, नेगेटिव, उसको एज अ टैबू। पर इस तरीके से हम सोचे तो ऐसा है कि हम सेल्फ सेंटर्ड रह के ज़्यादा अच्छा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि हम यदि हम एक अच्छे से सोच पाते हैं तो सेल्फ सेंटर्ड। तो एक्चुअली जब हम सेल्फ सेंटर्ड बोल रहे होते हैं तो हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि शरीर सेंटर्ड होते हैं? बोलचाल की भाषा में जब सेल्फ सेंटर्ड शब्द यूज करते हैं तो हम स्वयं को शरीर मानते हैं, जिंदा रहने को जीना मानते हैं। ऐसा मानते हुए फिर मैं स्वार्थी शब्द जिसको यूज किया गया है वो मेरे शरीर के लिए सब कुछ मैं करूं, ऐसा माना। इन रियल सेंस यदि फिनोमिना देखेंगे कि घटना कैसे घट रही है, तो घटना तो यही है कि ये निर्णय लेने वाला सेल्फ है। मुझको क्या करना है कि क्या नहीं करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसको निर्णय लेने वाला सेल्फ है। इसलिए हर चीज सेल्फ सेंटर्ड रहेगी ही। भाई उचित अनुचित का, सही गलत का क्या शरीर अपने आप कुछ नहीं करता है, बायोलॉजिकल घटना को छोड़ के। यदि मेरे को कुछ भी सुनना है तो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं तो कान फड़फड़ाते रहे, मैं नहीं सुनूंगा, मैं कहीं और हूं, मेरा ध्यान नहीं है। इसलिए जब कोई नहीं सुनता तो क्या बोलते हैं, कान इधर लाओ कि ध्यान से सुनो? ध्यान से सुनो। आंख फाड़ के देखो कि ध्यान से देखो? तो इसका मतलब ध्यान देखता है। मैं ध्यान से देखता हूं, मैं ध्यान से सुनता हूं, मैं ध्यान से बोलता हूं, मैं ध्यान से जीता हूं। इसका मतलब है यदि ध्यान नहीं है तो जीभ पे कुछ भी रखो, स्वाद का पता नहीं चलेगा। तो धीरे से हम जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इसका मतलब पता चला कि ये निर्णय लेने वाला सही गलत, ये शरीर के बारे में कुछ भी सही गलत निर्णय लेने वाला मैं हूं। इसलिए सेल्फ सेंटर्ड ही होता है। सेल्फ समझ में आ जाए तो सेल्फ सेंटर्ड का मतलब भी
समझ में आ जाता है। तो ये निर्णय लेने वाला मैं ही हूं कि क्या करना है, क्यों करना है। सुख की तलाश किसको है? ये शरीर की किस कोशिका को है? धीरे से इसमें आगे जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सुख की तलाश जिसको है उसको भी हमको ठीक से समझना होगा, है ना। उसको समझेंगे तो काफ़ी चीज़ें खुल जाएंगी। और सुख की तलाश संसार के सभी मानव में एक जैसी है कि अलग अलग है? एक जैसी है। संसार के सभी मानव हर एक, ये सुख की तलाश कितनी है? संडे टू संडे कि एवरी डे? एवरी डे की एवरी मोमेंट? एवरी मोमेंट। तो विश्व में कहीं भी आदमी मिलेगा वो हर क्षण हर पल सुखी रहना ही चाहता है। एक क्षण के लिए अपमानित होना, दुखी होना वो नहीं चाहता है। ये संसार के सभी लोगों के लिए एक जैसा है। धर्म, जाति और तमाम कास्ट क्रीड के बाहर निकल जाइए। ये भी एक सोचने की बात है कि संसार के सभी लोगों के शरीर एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? शरीर के सारे पैरामीटर अलग अलग हैं कि एक जैसे हैं? शरीर के पैरामीटर सबका खून एक जैसा है क्या? अरे किसी का प्लेटलेट कम होगा, किसी का आरबीसी ज़्यादा होगा, किसी का डब्ल्यूबीसी कुछ और होगा, हमारी शक्लें अलग अलग, हमारे शरीर। तो उस ढंग से देखेंगे तो शरीर के कंपोजिशन है ना, बहुत हम सभी मानव के अलग अलग ही मिलेंगे। आकृति के रूप में ठीक है कि 2 हाथ 2 पैर है, ये अलग बात है ना। खून का रंग लाल होता है ना, ऐसा फिल्म में डालोगा था ना, सारे मानव एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं? खून का रंग लाल होता है। भैंस का भी खून का रंग लाल होता है ना। इससे भैंस और मानव समान नहीं हो जाते। तो इससे ये पता चला कि मानव के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक आश्चर्यजनक बात है, क्यों सृष्टि के सारे मानव में हमेशा के लिए वो सुख की तलाश फिट है और हम सब उसी के लिए दौड़ रहे हैं। ये हम सब में कॉमन है, एक जैसा है। इसको धीरे धीरे आगे एक्सप्लोर करेंगे जी। सर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल कोई टीनेजर है, उसके पेरेंट्स की इच्छा है कि वो इंजीनियरिंग करे, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, वो आर्टिस्ट है। या मे बी इन केस ऑफ लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लव मैरिज करना चाहता है बच्चा बट पेरेंट्स फेवर में नहीं रहता है, उसको अरेंज मैरिज करना पड़ता है। तो ये तो उसने अपने सुख के लिए नहीं किया, वो पेरेंट्स के खुशी के लिए किया। एंड लॉन्ग टर्म में रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये गलत था, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना था। तो इसको कहाँ अपन तोलते रहता हूँ। जिस समय किया उस समय पेरेंट्स का दुखी होना अपने सुख से बड़ा लगा तो पेरेंट्स की मान ली। जब जी के देखा तो वो खुशी नहीं मिली, वो तो ठंडा हो गया। अब जो रोजमर्रा की जिंदगी फेस कर रहा हूँ वो मैं फेस कर रहा हूँ, वहाँ मेरे को लग रहा है यार ठीक नहीं हुआ, है ना। हो सकता है लव मैरिज में भी वही हुआ होता वो अलग बात, लेकिन ऐसा लगता है, अब ऐसा लग रहा है इसलिए लग रहा है। हाँ जी, हो गया हो गया। क्या निकला? बोल रहे हो कुछ? हाँ, मतलब सुख की डिमांड सबकी एक है, जिसको हम उस लेवल पे जाके देखते हैं। सभी मानव सुखी होना चाहते हैं कि कुछ ही सुखी होना चाहते हैं? सभी होना चाहते हैं और निरंतर होना चाहते हैं। निरंतर होना चाहिए। यहाँ हम सब एक हैं, इसमें कोई फर्क नहीं कर सकते आप। पर सबका भाव अलग अलग होगा ना सुख का। वो समझेंगे जब और गहराई में जाएंगे, है ना। तो देखो इससे क्या क्या निकला, क्या क्या निकला। एक तो ये समझ में आया कि मानव जो, तो धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है और वो सुख की निरंतरता है। इससे कम में चलेगा नहीं, इससे ज्यादा होता नहीं। जब भी हम कम और अधिक से मुक्त भाषा में किसी चीज को पहचानते हैं तो उसको पूर्ण बोलते हैं। पूर्ण की परिभाषा क्या है? जो कम अधिक से मुक्त होता है, ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। तो सभी मानव सुख की निरंतरता पूर्वक जीना चाहते हैं। इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, इसमें से कुछ घटाया जा सकता है। एक क्षण के लिए भी अपमान है, दुख है, दरिद्रता है, भय है तो वो स्वीकार है क्या? स्वीकार तो नहीं है, गले पड़ता है तो झेलते ही हैं। तो इसका मतलब हमने मानव की पूर्णता को पहचाना कि एक मानव अपनी पूर्णता, एक मानव की पूर्णता क्या होगी कि वो सुख की निरंतरता को पा जाए। इससे कम में मानव, हमारे भीतर जो अधूरापन है वो इसी बात का है कि ये सुख की निरंतरता नहीं हो रही है। मैंने पहले भी चर्चा किया, हमारे पास एक भी संबंध ऐसा नहीं है जिसमें हमारा भाव एक जैसा बना रहता हो। मेरे खुद के प्रति भी मेरा भाव एक जैसा बना रहता है, ऐसा नहीं है। कभी मेरे को अपने बारे सोच के अच्छा लगता है, कभी अपने बारे सोच के खराब भी लगता है। तो मेरे भाव में निरंतरता नहीं है, स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, आंदोलन है,
आंदोलन से मुक्त हो जाना ही स्थिरता है, ये स्थिरता ही निश्चितता है, यही क्लैरिटी है, यही कॉन्फिडेंस है, यही सुख। तो धीरे धीरे उसको अप्रोच करेंगे। बढ़िया, एक बात हो गई। दूसरी बात, तो धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है। ये कहाँ से आ गया, कैसे हो गया, ये इसको समय के साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो है। दूसरा ये समझ में आया कि यदि ये स्वीकार होता है तो हमको अहंकार से मुक्ति मिलती है। बहुत पावरफुल है ये, है ना। जैसे मैं कहूँ कि मैं तो 20 साल से 25 साल से हो, है ना, और हमने तो राज्यों की शिक्षा भी बदल दी, हमने तो समाज भी बदलते हुए देख रहे हैं, है ना। लोग कहते हैं एक आदमी नहीं बदलता है, हम तो हजारों परिवार बदलते हुए देख रहे हैं, है ना। और ये पावरफुली हो पा रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है ना। ऐसा सोच के अहंकार क्यों नहीं आता? अहंकार क्यों नहीं आता? मेरी खुशी के लिए कर रहा हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने 7 दिन का समय दिया, है ना। है ना, मेरी खुशी के लिए ये करना मेरी ज़रूरत है। आप भी इसमें शामिल हो गए, बहुत अच्छी बात है। किसी को खुशी के लिए लगता है चलो सिंगापुर घूम के आ जाते हैं, हम लोग शिविर लगा लेते हैं, हमारा सुख यही है। तो इसमें बड़ा आराम आ जाता है। दूसरा, हम अति अपेक्षा से मुक्त होते हैं। मैंने आपके साथ इतना समय लगाया, आपने कोई रिजल्ट नहीं दिया, है ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं। मैंने किया, मेरी खुशी के लिए किया, आप जो करोगे अपनी खुशी के लिए करोगे। दोबारा कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं, है ना। आज मिले बहुत अच्छी बात है, कल भी मिलेंगे बहुत अच्छी बात है, कारवां चल रहा है ना। तो अपन अति अपेक्षा से मुक्त हो जाते। अति अपेक्षा से मुक्त हो गए, अहंकार से मुक्त होने लगे, तो अपन थोड़ा आराम में आ गए, ये एक स्थिति बनी। दूसरा कहा कि त्याग, यदि मैं कहूँ कि ऐसी स्थिति को पाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है और बहुत इसके लिए छोड़ना पड़ता है, तो कौन चलेगा, है ना। शहीदी के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं, सफलता के लिए सभी तैयार हैं, ठीक। तो यदि ये कहते हैं कि जो कुछ भी किया आपने सुखी होने के लिए किया, तो फिर इसमें कोई बहुत पत्थर तोड़ने वाली बात नहीं है, कोई झंझट वाली बात नहीं है। तो सभी के लिए प्रैक्टिसेबल है, आराम का काम है, इसमें कोई त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, है ना। तो कुछ भी छोड़ने के लिए कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। इसलिए जब भी ये शिविर करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? इसमें मानना नहीं है से शुरू करते हैं। साथ में ये भी कहते हैं देखो कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, कुछ मानने के लिए नहीं कहा जाएगा, कोई उपदेश नहीं दिया जाएगा, ये करो ये ना करो ऐसा भाषा प्रयोग नहीं किया जाएगा, कोई आस्था नहीं, कोई भय नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, कोई हियरार्की नहीं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, कोई किसी को नियंत्रित नहीं कर रहा है, फिर भी कारवां चलता है। ये खूबसूरती, ताली बजा सकते हो। एक संगठन जिसमें कोई हियरार्की नहीं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, कोई किसी को नियंत्रित नहीं करता है, उस तरह से नियंत्रित नहीं करता है जैसे संगठनों में नियंत्रित किया जाता है। कोई फीस नहीं है, किसी चीज़ पे कोई किसी तरह का कमीशन नहीं है, कोई चीज़ बेची नहीं जाती है ना, और उसके बावजूद भी आराम से सब कुछ चलता है। ये खुशी की बात है। तो ये एक ऑर्गेनिक डिज़ाइन है, ये एक नेचुरल डिज़ाइन है। तो इसका मतलब है अपने परिवारों में ऐसा सोच के देखो, ये 4 काम नहीं करने, उसके बाद क्या करोगे? कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोलना है, कुछ मानने के लिए नहीं कहना है, उपदेश नहीं देना है, ये करो ना करो ऐसा नहीं बोलना है। अब क्या बोलोगे? और 7 दिन में आपके साथ ऐसा चलूंगा। तो ये मानव के साथ चलने का तरीका हुआ, है ना। तो इसका मतलब हुआ, अब थोड़ा सा इसको व्यावहारिक जीवन में लेके आते हैं। व्यावहारिक जीवन में लेके आते हैं, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा पढ़ता नहीं है, एक छोटा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो मम्मी क्या करती है? जब बच्चा पढ़ता नहीं है तो मम्मी क्या करती है? जब बच्चा पढ़ता नहीं है तो मम्मी क्या करती है? हैं? क्या करती है? जोर से बोलो।
माइक से बोलो, माइक दो इसको, माइक ऑन करो। ऑन है? हाँ। डांटती है। डांटती है, कैसे कैसे डांटती है? क्या क्या बोलती है? कि तुम करो, नहीं तो मैं पापा को बुलाऊंगी। मतलब पप्पा ना हुए, गब्बर सिंह हो गए। और क्या बोलती है? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं बोलती। फिर तुम क्या करती हो? फिर मैं करती हूँ। फिर कर लेती हो। तो तुमको डांट खाने से ठीक लगता है? नहीं। नहीं लगता है? अच्छा नहीं लगता है? क्यों अच्छा नहीं लगता है? जब डांट खाते हैं तो कैसा लगता है तब? बहुत बुरा। बहुत बुरा लगता है। तो मम्मी को क्या करना चाहिए? डांटना नहीं चाहिए। डांटना नहीं चाहिए। और फिर तुमको फिर आप तो डांटने से ही काम करते हो। कभी कभी अकेले भी कर लेती हूँ। कभी कभी अकेले। पर मम्मी को डांटना तो ठीक नहीं है ना, मम्मी को डांटना नहीं चाहिए, ये बात तो ठीक लग रही। हाँ जी, गुड, तालियां। तो देखिए, एक कोई ऐसी चर्चा जिसमें, कितनी एज है तुम्हारी? कितने साल की हो? 7 की हो गई? तो एक 7 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा भी उतने इंटरेस्ट से सुन सकता है, और एक 80 साल का व्यक्ति भी उतने इंटरेस्ट से सुन सकता है। जो स्कूल नहीं गया उसके लिए भी उतना ही उपयोगी है, और जो IAS हो गया, और जो CM हो गया, और जो भी कुछ हमारे पास पद हैं सारे, उनके लिए भी उतना ही उपयोगी है। एक बात जो एक साथ सबके लिए उपयोगी, सबके साथ की जा सकती है। तो बच्चा पढ़ता नहीं है और माँ को, टीचर्स को खराब लगता है, तो टीचर्स और माँ डांटते हैं। अब यदि ये समझ हमारे पास होगी तो हम क्या करेंगे? बच्चा नहीं पढ़ता है तो क्यों नहीं पढ़ता है? क्यों नहीं पढ़ता है? देखो, हाँ, ये समझना पड़ेगा कि अभी के भारतीय समाज में कम से कम कॉलेज तक आदमी को सबसे ज्यादा सम्मान किस बात पे मिलता है? जो पढ़ने में अच्छे बच्चे। तो यदि पढ़ने में अच्छे होने के आधार पे सबसे अधिक सम्मान मिलता है, तो लॉजिकली सोचने की बात है कि कौन सम्मान पाना नहीं चाहेगा? इसका मतलब सभी सम्मान पाना चाहते हैं, इसलिए सभी पढ़ना चाहते हैं। लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ता है, मान लीजिए। तो क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि उसको सुखदायी नहीं लग रहा है। क्यों कर रहा हूं ये, मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार, है ना? कभी ऐसा लगता है ये होमवर्क क्यों करते हैं? होमवर्क क्यों करते हैं? बताओ। मैडम होमवर्क देती है? हाँ। तो होमवर्क क्यों देते हैं? होमवर्क मैडम रोज दे वो अच्छा है कि रोज ना दे वो अच्छा है? कभी कभी देते हैं। कभी कभी देती है। तो होमवर्क क्यों देते हैं? क्यों करना पड़ता है होमवर्क? कभी कभी तो होमवर्क क्यों नहीं करती हो? जब नहीं करती हो तो क्यों नहीं करती हो? अपने से क्यों नहीं कर लेती हो? क्यों मम्मी को डांट मारना पड़ता है? कभी कभी मुझे नींद आती है, इसलिए सो जाती हूँ। और कभी कभी मन नहीं करता होगा, कभी कभी, तो उस समय मन क्या करता है? तो उस समय खेलने का मन। उस समय खेलने का मन करता है ना? तो बात तो उतनी ही है, जो सुखदायी लगेगा आदमी वही करेगा। हम भी तो वही कर रहे हैं जी। थैंक यू। देखो, हम बड़े लोग भी क्या कर रहे हैं? हम बड़े लोग भी क्या कर रहे हैं? क्या हम ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जो हमारे लिए सुखदायी ना हो? बच्चा भी वही कर रहा है जो उसके लिए सुखदायी है। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, ये पढ़ने से ठीक होगा, पढ़ने से ठीक होगा। नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन फिर माँ क्या करेगी?
यदि माँ को ये समझ में आता है कि मानव जो कुछ भी करता है सुखी होने के लिए करता है, और यदि बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो इसका मतलब पढ़ना नहीं चाहता है या उसको अभी पढ़ने का मन नहीं है। तो देखो दोनों सिचुएशन अलग अलग है। जैसे मैं 2 एग्जांपल अक्सर लेता हूं, उसको रिपीट करता हूं। मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं एक व्यक्ति के पास मांगने जाता हूं, उससे मेरे को मांगने से पता चलता है कि उसके पास है तो सही पर देना नहीं चाहता है। दूसरे के पास मांगने जाता हूं तो मांगने से पता चलता है कि उसके वो देना तो चाहता है पर है नहीं। दोनों सिचुएशन में पैसा मिला? पैसा मिला? नहीं मिला। लेकिन मैं कहां दुखी हुआ, कहां दुखी नहीं हुआ? तो उसके पास वो देना तो चाहता है पर है नहीं। इसका मतलब मैं वस्तु ना मिलने से दुखी हुआ कि भाव ना मिलने से दुखी हुआ? ध्यान में आ रहा है? मैं वस्तु ना मिलने से दुखी हुआ कि भाव ना मिलने से दुखी हुआ? भाव ना मिलने से दुखी हुआ, वस्तु तो दोनों तरफ नहीं मिली। तो यहां ये समझ में आया कि जब हमको लगता है कि ये पढ़ तो सकता है और नहीं पढ़ रहा है। जैसे किसी के परिवार में एक ऐसा बच्चा है जो मेंटली रिटार्डेड है, उसको हम बोलते हैं बार बार पढ़ने के लिए। एक बच्चा मेंटली रिटार्डेड है ना, मेंटली सक्षम नहीं है, तो क्या हम उसको बार बार बोलते हैं पढ़ने के लिए? हम पहचानते हैं कि इसकी स्थिति ही नहीं है, बच्चा फीवर में है, तब क्या हम बार बार बोलते हैं उसको? हमको पता है अभी इसकी स्थिति ही नहीं है। ये जो हमारा बार बार बोलने का मतलब है यही है कि कर सकता है और नहीं कर रहा है। जब कर सकता है और नहीं कर रहा है, यहां से रिएक्शन शुरू होता है। यदि मेरे को मन की समझ होगी तो मेरा ध्यान चला जाता है कि करना तो चाहता है लेकिन अभी उसको करना सुखदायी नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है। और मैं भी जिस काम को मेरे लिए सुखदायी नहीं लगता है, मैं वो काम नहीं करता हूं। तो मैं क्या कोशिश करूंगा? यदि मेरे को इतनी समझ होगी तो मैं क्या कोशिश करूंगा? उसका मन कैसे लगे ये कोशिश करूंगा। शिक्षा उपयोगी, जैसे आज हमारा दूसरा दिन, कल से आज आपका कंसंट्रेशन कम है कि ज्यादा है? ये हर दिन बढ़ता ही जाएगा। ना बोलने वाला थकेगा, ना सुनने वाला थकेगा। क्यों? 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 क्योंकि पढ़ाई भी पर्पस विहीन है। हमारी पूरी एजुकेशन कोई पर्पस नहीं दे रही है हमको। इसलिए मैं रिलेट नहीं कर पाता हूं कि मैं इसको क्यों कर रहा हूं। एक छोटे बच्चे की उंगलियां है ना, प्यारी प्यारी सी नन्ही नन्ही सी उंगलियां, उसमें डाल डाल के पेंसिल और लिखा लिखा के बेचारे की उंगली टेढ़ी हो जाती। क्यों कर रहे भाई ये सब? एक माँ अपने स्कूल की टीचर से लड़ जाएगी, प्रिंसिपल से, उसका आधा मार्क्स कट गया तो। इसलिए अधिकांश जगह में बच्चों के प्राइमरी क्लास तक जो मार्क्स हैं वो मम्मी के मार्क्स होते हैं। और ये एक जनरल सर्वे है, अधिकांश बच्चे 6th में ड्रॉप हो जाते हैं। ड्रॉप मतलब उनका परसेंटेज काफी डाउन, क्योंकि 6th के बाद वो झंडा खड़ा कर देता है, मम्मी अब मैं देख लूंगा, अब तुम मत, अब मैं अपने आप पढ़ूंगा, बहुत हो गया तुम्हारा। क्योंकि इतने साल पढ़ 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 बोलने से हमने पढ़ाई को उसके लिए दुखदाई, पढ़ाई शब्द में दुख आ गया है। पढ़ाई बोलने से मेरे को दुख आता है, मेरा उसके लिए। तो मैक्सिमम बच्चे आप देखेंगे इन जनरल 6th 7th 8th 9th तक फिर उनका परसेंटेज डाउन आता है। इसमें से कुछ फिर 11th 12th 10th में आके उभर जाते हैं, बाकी डाउन चले जाते हैं। तो हमारे भीतर जो असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है, उसके चलते हमने अपने बच्चों पे पढ़ाई का इतना दबाव दिया है बचपन में, जबकि वो बचपन में यदि स्वेच्छा से स्वीकार किया होता तो बाद में परफॉर्म करता। हमने बचपन में पढ़ाई उसके लिए इतनी दुखदाई बनाई है कि अब उसको पढ़ाई से नफरत हो गया, मतलब पढ़ाई से वो अनईजी हो गया है। तो बेसिकली हम ये पर्पस नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर पढ़ना क्यों है। पढ़ना जिंदगी के साथ जुड़ रहा है कि शरीर के साथ जुड़ रहा है? पढ़ना जिंदा रहने के लिए है कि जीने के लिए है? पढ़ना जिंदा रहने के लिए है, और जिंदा क्यों रहना है ये पता नहीं है। तो मैं उसके साथ में कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ। कुछ बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स में मजा आता है, आप देख लो, जिनको मैथमेटिक्स में मजा आ गया वो टीचर की वजह से। किसी को ऐसा टीचर मिल गया कि उसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आने लगा,
तो जब भी मैं कोई चीज को सॉल्व कर पाता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा सुख उसमें बढ़ जाता है ना। तो एक टीचर है जो मरे हुए सब्जेक्ट को जिंदा कर दे, और एक टीचर है जो जिंदा सब्जेक्ट को मार दे, और रही सी कसर फिर माँ बाप पूरी कर देते हैं। तो बच्चा तो माँ के गर्भ से आया था। देखो ये सोचने की बात है कि 2 साल का बच्चा ज्यादा समय खाने की चीज मांगता है कि ज्यादा समय क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन पूछता है। तो 2 साल के बच्चे को ये पता है कि रोटी मेरी छोटी जरूरत है, ज्ञान मेरी बड़ी जरूरत है। हमने क्या किया? चुप। ये बी प्रैक्टिकल। ये बुक पढ़ो बेटा। ए बोल, ए फॉर एप्पल। अब आदिवासी गांव में भी ए फॉर एप्पल ही चलता है ना, उन्हें एप्पल देखा ही नहीं। तो ये जो हम कह रहे हैं ये उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कि मैं ये क्यों करूं। इसलिए हम जो स्कूल चलाते हैं उसमें आ से अनार नहीं होता है, आ से अम्मा होता है। अम्मा को वो जानता है। तो बच्चे का सिलेबस वो है, बच्चे के जीने का परिवेश ही उसका सिलेबस है। जितने परिवेश को बच्चा रिकॉग्नाइज करता है, जितने परिवेश के साथ उसका सुख जुड़ा हुआ है, वो उसको जानना चाहता है, उसके बारे में सुनना चाहता है। तो जो वो सुनना चाहता है क्योंकि उसके साथ वो जी रहा है, वहां से वो अपना इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। तो यदि हमको ये सूत्र समझ में आएंगे तो हमारा पढ़ाने का कंटेंट भी बदलेगा, पढ़ाने वाला भी बदलेगा, और ये पूरा परिवेश भी बदलेगा। केवल इतनी सी बात से कि मानव जो कुछ भी करता है वो सुख की तलाश में करता है। यदि कोई भी चीज उसके सुख से नहीं जुड़ पा रही है ना। अधिकांश लोग जॉब के साथ कुछ समय तक, जॉब में जब शुरू में आते हैं ठीक लगता है, कुछ साल के बाद जॉब में मोनोटोनस हो जाता है। क्योंकि जॉब क्या है? जिंदा रहने के लिए है कि जीने के लिए है? आपकी सैलरी आपके जिंदा रहने के लिए है कि जीने के लिए है ना। वो पूछे तेरा क्या होगा कालिया? मेरे लिए तो नहीं मिल रहा है, सैलरी मेरे शरीर के लिए है। घर का सोफा सेट का साइज बढ़ जाएगा, मकान का साइज मेरा साइज कब बढ़ेगा? तो जब तक मेरी खुशी का साइज नहीं बढ़ता है, मेरी तृप्ति का साइज नहीं बढ़ता है, मेरे जीने का संसार नहीं बढ़ता है, मेरी उपयोगिता का संसार नहीं बढ़ता है ना, तो मेरे से चीजें कनेक्ट कुछ समय तक, जो आप कह रहे हो कि अहंकार के काम आती है, कुछ समय तक अच्छा लगता है। अच्छा लगना अच्छा होता नहीं। नया मकान है, कुछ समय तक अच्छा लगता है। नई गाड़ी है, कुछ समय तक अच्छी लगती है। और क्या बोलूं? और भी कुछ चीजें हैं जो नई अच्छी लगती हैं, फिर बाद में नहीं लगती। शरीर के साथ जी रहे हैं तो शरीर पुराना हो जाता है, और जब मन के साथ जी रहे हैं तो कभी पुराना नहीं होता। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत क्वालिटेटिव चेंज है कि जब हम दूसरे के मन के साथ जीने लगते हैं। अभी हमको सामने वाला शरीर दिखाई देता है, जब आपको शरीर के पीछे वो मन दिखाई देने लगता है और वो क्या चाहता है वो दिखाई देने लगता है, और जब उसकी चाहत को एड्रेस करने लगते हो तो सामने वाला तो आपके आगे पीछे रहता है ना। प्यार में क्या क्या अपेक्षा करते हैं? सामने वाला, प्यार का एक ही मतलब है, सामने वाला बिना मेरे बोले मेरी बात समझ लेता है। हम किसको सबसे अधिक अप्रिशिएट करते हैं और किससे नाराज होते हैं, है ना? किसको सबसे अधिक अप्रिशिएट करते हैं? वो मेरे को समझता है। और किससे नाराज होते हैं? तुमने मेरे को समझा नहीं। और ये ईश्वर भगवान से इतना लट्टू क्यों रहते हैं? उनको लगता है कोई सत्ता है जो बिना बोले मेरे बारे में सब समझता है। ऐसा हमारी मान्यता है ना। सच्चाई क्या है उसको उस वक्त आने पे देखेंगे। तो इससे ये पता चला, यदि ये समझ में आएगा तो हम रिएक्ट करेंगे कि रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। हम एक सही व्यवहार कर पाएंगे, हम एक सही व्यवहार कर पाएंगे। नहीं तो हमने अपनों के साथ, है ना, अपनों के साथ गलतियां की हैं और भारी तरीके से की हैं, है ना। घरों में ही हमने एक दूसरे के साथ जम के गलतियां की हैं, है ना। उसका वर्णन, है ना, हम सब किसी ना किसी आंशिक रूप में उसको देखे हैं। इसलिए इसका सूत्र भी है कि मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, सही करने का अवसर और साधन लेकर पैदा होता है। यदि मेरी मान्यता में गलतियां हैं तो मैंने अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, हमने एक दूसरे के साथ तमाम गलतियां की हैं, ये मानते हुए इसकी भलाई के लिए यही सही,
जो भ्रमवश की हैं वो तो अलग हैं, जो भ्रमवश की हैं वो तो अलग हैं। ये मानते हुए कि पढ़ेगा तो सब कुछ होएगा, है ना, ये मानते हुए हमने बहुत सारा नेगेटिव किया है। तो एक बात समझ में आती है, यदि ये स्वीकार होगा कि सामने कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, तो हम इस सुख को समझने की ओर जाएंगे, इसको एड्रेस करने की ओर जाएंगे और दूसरे के साथ एक सही व्यवहार कर पाएंगे। बढ़िया, लिख डालिए क्या समझ में आया। इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया और आपकी जिंदगी के लिए आपको क्या मिला हो, बताते नहीं? 10 मिनट और। अच्छा, हाँ जी। दो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक कि जो अभी हम लोग, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोगों को क्यों जीना है, ये क्वेश्चन स्कूल टाइम में आया या कॉलेज टाइम में आया। तो वो क्वेश्चन जो है वो क्या बचपन से ही आएगा या एक मैच्योरिटी लेवल के बाद ही आएगा? और दूसरी बात ये है कि जब हम जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्या ये क्वेश्चन आएगा या उसके बाद ही आएगा? बहुत बढ़िया, दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका उम्र से कोई लेन देन नहीं है, आपकी स्ट्रगल से कोई लेन देन नहीं है, आपकी अपनी जर्नी है। किसी को नहीं आएगा तो पूरी शरीर यात्रा नहीं आएगा, और किसी को आएगा तो 5 साल की एज में भी आएगा। ये शुद्ध रूप से आपकी अपनी जर्नी है ना। तो आपकी अपनी जर्नी में आप कितनी चीज़ों को पहचान पाए कि हाँ इसकी औकात नहीं है कि मैं सुख की निरंतरता इससे पा सकूं। मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। जितनी चीज़ों की हम समीक्षा कर पाए और उससे आगे बढ़ गए, और कोई दिन ये क्वेश्चन की जगह में हम पहुंच जाते हैं कि हाँ आप कोर में आ गए। ये भी हमारी एक जर्नी है। किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये भी कोई गलती नहीं है, और किसी को आ गया है, ये उसकी जर्नी। तो हर व्यक्ति की अपनी एक जर्नी है। फिर वो कैसे परिवेश में रहता है, परिवेश मतलब कैसे एनवायरनमेंट में रहता है। यदि मान लो अब किसी धोखे से शिविर में आ ही गया, किसी ने धक्का मार दिया, अब धक्का मार दिया तो बाद में बोलेगा धक्का किसने मारा था। लेकिन जब इस वातावरण में आ जाता है तो कहीं उसको लगता है नहीं यार क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है और मैंने ये सोचा नहीं, तो धीरे से ये क्वेश्चन उसका अपना क्वेश्चन किसी समय में बन जाता है। वातावरण की फिर एक महिमा काम करती। हाँ जी, बढ़िया, लिख डालिए। इस पूरी चर्चा से आपको अपने लिए क्या मिला, आपकी अभी तक की जिंदगी को जैसा आपने मान के जिया, और यदि ये बात आपको समझ में आती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे और कैसे हम अपनी जीवन शैली में सच्चाई को लेके आएंगे। हाँ जी, कुछ शेयरिंग हो जाए। क्या लिख डाला? हाँ जी, पीछे माइक। सर मैंने ये समझा कि आपने कहा था संसार और मैं करना क्या है। तो संसार यानी यूनिवर्स, हम यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। वी आर कनेक्टेड टू दिस यूनिवर्स। तो ये एनर्जी हमें पता है, और जब हम इस एनर्जी को मानते हैं, तब जब हम इस एनर्जी के लिए हम ग्रैटिट्यूड में हैं, तब हम काफ़ी खुश रहते हैं, हमें सुख मिलता है। और इस खुशी से ये जो सुख हमें मिला है, इसका यूज़ करके हम अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीवन जीते हैं। ये मैंने महसूस किया है, और इसके कारण जो मुझे ये खुशी मिली है यूनिवर्स से, उसके कारण मैं एक सरल बन जाती हूँ। मैं अहंकार अपेक्षाओं से मुक्त हो जाती हूँ, और मुझे अपेक्षाओं से नहीं, अति अपेक्षाओं से मुक्त हो जाती हूँ। मैंने ये महसूस किया है सर। और मुझे सामने वाले की खुशी, सामने वाले का दुख मुझे महसूस होता है, और मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो यही सुख है मेरे लिए। बड़ी थैंक यू। अभी के लिए बड़ी। हाँ जी, अति अपेक्षा मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन। नॉर्मल में क्या कर, किसको नॉर्मल बोलेंगे अभी ये पहचानना है। देखो हमारी प्रॉब्लम इतनी ही है कि हमको अपेक्षाएं करना नहीं आता है। या तो हम ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं,
तुम 30 साल की हो, तुमको ऐसा होना ही चाहिए था। तुम बहू हो, तुमको ऐसा होना ही चाहिए। तुम सास हो, तुमको ऐसा होना ही चाहिए। तुम टीचर हो, तुमको ऐसा होना ही चाहिए। तो हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं कि सामने को ऐसा होना चाहिए। सामने वाला तो जैसा है वैसा ही है। तुम जैसा मान लेते हैं, फिर वैसी अपेक्षाएं करते हैं, फिर वो पूरी नहीं होती हैं, तो फिर हमारा मन खराब होता है। आज के बाद तुमसे कोई अपेक्षा नहीं करूंगा। आज तो या तो मैं ओवर एक्सपेक्टेशन में रहता हूं, या मैं अपेक्षा से मुक्त होना चाहता हूं। दोनों ही प्रैक्टिसेबल नहीं है। तो सही अपेक्षाओं को पहचान पाने का नाम ज्ञान है, समझ। किससे क्या अपेक्षा करना है, किससे क्या अपेक्षा नहीं करना है, सही अपेक्षाओं को पहचान पाना ही समझ है, ज्ञान है या सुख। आगे आएगा। हाँ, अभी सुख की समझ नहीं है, इसलिए अपेक्षाओं की समझ नहीं है। इतनी ही बात। अभी मैं नहीं जानता हूं कि सुख क्या है, सारा झंझट इतना ही है। मेरा सुख आपका दुख हो जाता है। अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है? एक का सुख दूसरे का दुख है, और किसी का दुख हमारा सुख है। ठीक? तो हमारी सुख की समझ नहीं है, इतनी ही प्रॉब्लम है। तो सारे विश्व में एक ही काम होना है। धर्म, अध्यात्म, यूनिवर्सिटीज मिलके एक काम कर सकें कि हम समझ सकें कि सुख क्या है, तो काम हो जाए। फिर सब चीज बहुत आसान। कुछ भी मुश्किल नहीं है संसार में। हमारी ज़्यादा एनर्जी नेगेटिविटी में जो उलझी हुई है, कोई भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, और जो भी कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, और नेगेटिविटी में सारी उलझा हुई जिंदगी है, उसका पर्पस पता नहीं है, तो फिर इधर भटक रहे, उधर भटक रहे, तो ज़िंदगी का लंबा समय इसी में गुजर रहा है। तो ज़िंदगी की क्लैरिटी नहीं है, उसका कोई रोड मैप हमारे पास क्लियर नहीं। हाँ जी, बोलिए। आपने बोला था इसमें दो क्लियरिटी, नियम का विरोध ही दुख है, ये क्लियर हो गया। और मानव जाति का समस्त प्रयास केवल सुख के लिए है, सुख के लिए ही ये कांस्टेंट है। और नियम का विरोध दुख है, तो मानव को नियम को समझ के सुख से जिया जा सकता है। नियम को समझना ही सुख सुख है। बढ़िया। और बोलिए। हाँ जी, और कुछ? हाँ, हेलो। हाँ, इंसान जो भी करता है वो सुख मतलब उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। हाँ, एक ही बात। सुख, शांति, संतोष, आनंद, और जितने शब्द आपके पास हो सभी इसी ब्लैक बॉक्स में डाल दो। आप आपकी मनस्थिति के अनुसार जो आपके लिए सुख है, आप वही करते हैं। हमारी मनस्थिति बदल जाती है, कल को कुछ और करने लगते हैं। प्रायोरिटीज के हिसाब से भी चेंज होता है ना। वही प्रायोरिटी भी वही सुख है, जिसमें सुख ज्यादा मिलता है वही प्रायोरिटी है। कुछ नहीं कर सकते आप। हेलो हाँ। जैसे मैं समझूं कि गोल है, गोल को समझना है। अगर टुकड़ों टुकड़ों में समझेंगे तो वो तो समझना नहीं होगा। गोल को समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा। होल बोल रहे कि गोल? गोल 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 लक्ष्य। गोल, अच्छा गोल, अच्छा वो भी गोल, ये भी गोल। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और कुछ? सर हाँ मुझे जी, एक सवाल पीछे है। एक माइक दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मुझे एक सवाल है कि जैसे आपने बोला कि जब हम मन के साथ जीते हैं तब हम बूढ़े नहीं होते, लेकिन हम जब शरीर के साथ जीते हैं तो हम बूढ़े होते हैं या फिर पुराने होते हैं। तो ये तो अपने लिए है, लेकिन जब भी हम दूसरों को देखते हैं तो हम उसके शरीर के हिसाब से काफ़ी बार देखते हैं। तो अगर जैसे शिविर में भी बात की जाए तो जब मतलब कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, या फिर मेरा भी एग्जाम्पल लीजिए, तो ऐसे लोग आके ऐसा लगता है कि डिसेबिलिटी के साथ बात कर रहे हैं, मेरे से बात नहीं कर रहे, या फिर किसी का भी एग्जाम्पल हम लेंगे तो सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए जब देखते हैं तो हम सिर्फ उसका शरीर देख के हम बात कर रहे हैं। तो सामने वाले पर्सन का लाइक एक रिएक्शन आता है, तो उस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए? ठीक है, देखिए बात बिल्कुल साफ सुथरी है। जैसे अभी हमने चर्चा किया सुबह बैठे बैठे, अभी हमने चर्चा किया कि संसार में कितने प्रतिशत लोग हैं जो जिंदा रहने को जीना मानते हैं। ठीक हो गया? अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली, लंदन, अमेरिका, और गांव और शहर, आदिवासी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब एक ही कैटेगरी में हैं। तो एक बात पता चली
कि हम इंग्लिश में बोलें, हिंदी में बोलें, जर्मन में बोलें, फ्रेंच में बोलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम स्वयं को शरीर ही मानते हैं। जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ तो सूत्र यही है कि जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। यदि मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ तो दूसरे को भी शरीर रूप में ही देखता हूँ, ये होगा ही। इससे हम अभी हम इससे बच नहीं सकते। हाँ, मैं क्या करूँ? तो मेरी स्थिति ये है कि मैं मानव के रूप में स्वयं को पहचान लूँ। तो जैसे ही मैं मानव के रूप में स्वयं को पहचानता हूँ तो मैं अपनी महिमा से मैं खुश रहता हूँ, मेरे पास समाधान होता है। तो जैसे हमने चर्चा किया था, हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। हम समस्या से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा, अब चक्कर में नहीं आओगे मतलब। तो अब पता चला कि हम समस्याओं से दुखी नहीं होते हैं, समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। तो यदि मेरे पास समाधान आ जाएगा, मेरे पास मानव होने की समझ आ जाएगी, है ना, और मेरे पास वो जिसको जीवन तृप्ति आ जाएगी, तो मैं अपने में मेरे भाव और विचार सुखदायी हो जाते हैं। मेरे भाव और विचार सुखदायी हो जाएंगे तो मैं दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता। तो रातों रात मैं दूसरों को बदल लूंगा, ये तो नहीं होगा। लेकिन मैं यदि स्वयं में अपने आप में वो चेंज कर पाता हूँ और मैं अपने में स्थिर भाव और विचार के साथ में स्थिर होता हूँ, तो मैं दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनकी अयोग्यता को योग्यता में बदलने की क्षमता रखता हूँ, आवश्यकता अनुसार सहयोग देता हूँ। देखो, कोई व्यक्ति जब शरीर चुपचाप बैठा है, हम उसको शरीर रूप में देख रहे हैं, वे पहचानेंगे किससे? पहचानेंगे तो शरीर से ही, शरीर रूप में देखते हैं। फिर वो व्यक्ति बोलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है तो फिर हमको उसके ज्ञान भाग का पता चलता है, चाहे वो इंजीनियरिंग का ज्ञान है कि मेडिकल का ज्ञान है या वो जिंदगी का ज्ञान है। जिस ज्ञान के बारे में हम उसको पहचान पाते हैं, वो रिस्पेक्ट हम उसको देते ही। लेकिन यदि मानव होने के रूप में हमको ज्ञान होगा तो स्वयं को हम मानव होने की रिस्पेक्ट दे पाएंगे। अभी हम अपने को मानव होने की रिस्पेक्ट देते हैं कि इंजीनियर और डॉक्टर होने की रिस्पेक्ट देते हैं? क्योंकि अभी हम इंजीनियर डॉक्टर हैं, मानव की हमारी क्लैरिटी नहीं है। तो डॉक्टर होने के नाते, इंजीनियर होने के नाते जो मेरी स्किल है मैं उसको अप्रिशिएट कर पाता हूँ, उससे खुश भी होता हूँ। लेकिन जैसे ही ये परस्परता में पहचान में जाएगी, ये कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगी, क्योंकि उसमें हमारे पास कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। जब कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है तो एज ए इंजीनियर उसने ज़्यादा पैसा कमाया तो मैं अपने आप को छोटा महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मानव वाली समझ नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास स्किल भी होगा, ये भी हमारी ज़रूरत है। मैं एक बहुत अच्छा इंजीनियर भी हूँ, बहुत अच्छा डॉक्टर भी हूँ, साथ में मैं एक बहुत अच्छा इंसान भी हूँ। इंसान होने का मतलब है कि मेरे भाव और विचार सुखदायी हैं, दूसरों के भी भाव और विचार सुखदायी हो जाएं, उसका भी मुझको पता है कैसे होता है। तो मिल के हम साथ में चल सकते हैं। फिर हम एक दूसरे से नेगेटिवली प्रभावित नहीं होते हैं। फिर हम एक दूसरे के साथ में उपयोगिता पूर्वकता को पहचानते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी भूमिका को पहचानते हैं और दोनों मिलके खुश हो सकते हैं। तो एक ही तरीका है, हम समझदार बने, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना हो और दूसरे की अयोग्यता को योग्यता में बदलने का काम करें। बढ़िया। हाँ जी, हाँ, ये दूसरे योग्य हो जाएं, ये अपेक्षा नहीं है, ये आवश्यकता है। नहीं होंगे तो कोई ना कोई टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स समझते हो? आप राह चल रहे हो, कोई आपको लूट ले, ये टैक्स है। कोई आपके साथ कितनी बड़ी दुर्घटना घट जाए, है ना, इसका मतलब है जब तक मानवता समझदार नहीं होगी, हमारे घर में कोई बेटी आएगी, हमारी बेटी किसी घर में जाएगी, हम कहीं जॉब करेंगे, समाज में रहेंगे, समाज में जिएंगे, तो सभी का समझदार होना हमारी आवश्यकता है। और यदि सभी समझदार नहीं हुए, कौन किसको वोट देगा और कौन चुन के आएगा, आप देख ही रहे हो। तो एक मानव, यदि बाई एजुकेशन मानव समझदार होगा तो उसका वोट बिकाऊ नहीं होगा। वोट बिकाऊ नहीं होगा तो सही लोग चुन के आएंगे, सही लोग चुन के आएंगे तो इस देश की व्यवस्था भी ठीक से चलेगी। इसलिए किसी भी दृष्टि से सभी का समझदार होना हमारी आवश्यकता है, हमारी चाहना भी है, अपेक्षा भी है, आवश्यकता भी है। उपलब्धि बन जाए इस बात का इंतजार है। जी सपोर्ट, ये जो मैम ने अभी कुछ बोला डिसेबिलिटी वाली बात, मैं कल का एग्जांपल देता हूँ। मैं हाफ मैराथन भाग रहा था बॉम्बे, तो फोटोग्राफ डाली ग्रुप में, तो क्लासमेट ने थोड़ी खिंचाई करी कि तेरा पेट तो कम हो नहीं रहा है, जिम में की फोटो डालता है, इतना करता है। तो मेरा जवाब था, मैं कहा मेरा शरीर मोटा है, मैं नहीं। मैं कहा यू कैन नॉट क्वांटिफाई अबाउट मी जस्ट बिकॉज सीइंग माय फिजिकल स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम प्रभावित नहीं हुए,
सामने वाले ने जो कहना था कहा, हंस के कहा, जैसे भी कहा, लेकिन हम प्रभावित नहीं होते हैं, हम यही कर सकते हैं, बस यही हमारे पास एक रास्ता। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।